हेलो सीएमए एस्पिरेंट्स, आपका बहुत 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 स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है चैप्टर नंबर 2.1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है और बहुत डिटेल्ड एनालिसिस में कवर किया था। तो सभी का बहुत स्वागत है, सभी को राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2.1 जिस डिटेल में हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2.2 भी उसी डिटेल्ड चीज़ों में हमें पढ़ना है। एंड मेक श्योर ये करना है कि जैसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी 2.1 में था, वैसे ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमें 2.2 में चाहिए। ठीक है, आई होप आपको इतना तक पूरा क्लियर है। एंड 2.1 में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो तुम्हारा संदीप भैया तुम्हारे साथ है और तुम मेरे को फटाफट से अप्रोच करेगा। अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज़ 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 आप पहले वो डाउट सॉल्व करवा ले। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन वी विल बी स्टार्टिंग आवर चैप्टर 2.2। ठीक है, तो भाई 2.2 चैप्टर का नाम क्या है? 2.2 चैप्टर का नाम है कैपिटल मार्केट। ठीक है, 2.2 चैप्टर का नाम क्या दिख रहा है मुन्ना? 2.2 चैप्टर का नाम हमें दिख रहा है कैपिटल मार्केट। अब सबसे पहला बात जो तुमको समझना है कि यार ये मार्केट तो समझ में आता है, लेकिन ये कैपिटल का मतलब क्या है? भैया कैपिटल का मतलब भी पता है। बचपन में पहला जब हाफ पैंट पहन के घूमते थे तो बचपन में पहला जनरल एंट्री तुम क्या किए थे? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, तो भैया क्या वही वाला कैपिटल का बात हो रहा है? ठीक है भैया, ये मार्केट क्या वही वाला मार्केट है जो इकोनॉमिक्स में पढ़ा करते थे? तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मैं सबका जवाब दूंगा। तो तुम बस एक चीज़ याद रखो, एच एंड एवरीथिंग जो भी कंसेप्ट यहाँ पे है, हम लोग रूल जब तुम्हें पता है, यू हैव टू सेट विद अ हाईलाइटर। देखो एकदम ऐसे हाईलाइट करते करते हम पढ़ेंगे। मैं तुम्हारी कुछ पॉइंट्स पहले से हाईलाइट करके लाया हूँ सो दैट तुमको ईच एंड एवरीथिंग चीज़ों पे अच्छे से कमांड आ जाए। ठीक है, तो सुनो मेरा सबसे पहले मेरा बात, कैपिटल मार्केट क्या है? तो सिंपल शब्दों में अगर मैं ये बताऊं, कैपिटल मार्केट मतलब वो मार्केट जहां पे इक्विटी शेयर एंड लॉन्ग टर्म डेट को डील किया जाता है। इतना याद रखो बस। मतलब भैया लॉन्ग टर्म डेट अगर है, इक्विटी शेयर्स अगर है, तो क्या वो कैपिटल मार्केट में आएगा? मैं बोलूंगा एकदम सही। तो कैपिटल मार्केट किसका मार्केट है? कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर इक्विटी शेयर्स एंड लॉन्ग टर्म डेट। ये पहले आप हाईलाइट करोगे कि जिस मार्केट में हमें लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी शेयर्स को डील करने मिलता है, जहां पे इसके ट्रेडिंग होते हैं, उस मार्केट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल मार्केट। इतना क्या क्लियर है? अरे बोलो ना हाँ। ठीक है, चलो अब देखो क्या लिखा हुआ है। इन दिस मार्केट कैपिटल फंड कंप्राइजिंग ऑफ बोथ, जैसे मैंने भी बोला, इस मार्केट में जो कैपिटल फंड है, ठीक है, जो पैसा है, जैसे मान लो ऐसे समझो, आप एफएम में आपको सर ने पढ़ाया होगा कि जब भी कोई बिजनेस को पैसा चाहिए, फंड चाहिए, तो वो पैसा कहाँ कहाँ से ले सकता है? वो पैसा इक्विटी से ले सकता है, वो पैसा डेट से ले सकता है, वो पैसा प्रेफरेंस शेयर से ले सकता है। याद करो, हाँ भैया ये तो सर ने पढ़ाया था। और आपको याद होगा कि पैसा आप जहाँ से भी लोगे, उस पैसा को उठाने का एक कॉस्ट है। पैसा मतलब कैपिटल। हाँ भैया, अगर कैपिटल हम समझो इक्विटी उठा रहे हैं एज अ कैपिटल, डेट उठा रहे हैं एज अ कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर उठा रहे हैं एज अ कैपिटल, तो हर कैपिटल को उठाने का एक कॉस्ट है, जिसको आपके सर ने पढ़ाया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एफएम में कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो भैया ये वही मार्केट है जहां पे इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट मिलता है। आपको पता है प्रेफरेंस आगे चल के इक्विटी में ही कन्वर्ट होता है जनरली। ठीक है, तो भाई वो मार्केट जहां से तुम फंड के लिए, वो मार्केट जहां से तुम फंड के लिए इक्विटी से पैसा उठाता है, लॉन्ग टर्म डेट से पैसा उठाता है, उस मार्केट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल मार्केट। तो यहाँ पे जो कैपिटल फंड है ना, वो किससे बना हुआ है? दो चीजों से। क्या क्या भैया? इक्विटी एंड डेट। तो इस मार्केट में इक्विटी एंड डेट इशू होते हैं। इतना क्लियर है? ओके, आगे अगर मैं बढ़ूं तो यहां पे देखो तुमको क्या मिला हुआ है। कैपिटल मार्केट इंक्लूड्स फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विथ मोर देन 1 ईयर मैच्योरिटी। भैया ये याद रखना, इस मार्केट में वो सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके मैच्योरिटी का जो पीरियड है वो 1 साल से ज़्यादा का है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि कैपिटल मार्केट में बताओ कौन कौन से दो चीज़ हैं, तो आपने बोला भैया कैपिटल मार्केट में वो दो चीज़ है, कौन कौन से बताओ? इक्विटी शेयर एंड लॉन्ग टर्म डेट। देखो ये डेट है, शॉर्ट टर्म नहीं है। डेट कौन सा है? लॉन्ग टर्म।
समझ में आ रहा है। और उसके बाद देखो इक्विटी शेयर होते ही हैं क्या, लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर होल्डिंग आप करते हो, किसी कंपनी का आप शेयर होल्डर बन रहे हो, तो जनरली लॉन्ग टर्म नेचर्स के यहाँ पे बात हो रहे हैं। तो भाई कैपिटल मार्केट क्या इंक्लूड करता है, वो सारे फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो जिसका होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर है, जिसका मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर है, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज अ मार्केट विच मनी इज प्रोवाइडेड फॉर पीरियड लॉन्गर देन अ ईयर। मैंने अभी तुमको समझाया था छोले भटूरे, अभी आपको मैंने समझाया कि मान लो आपको बिजनेस करना है, आपको करना है धंधा। अब अगर आपको धंधा के लिए क्या चाहिए, अरे पीसो चाहिए रे बाबा, धंधा के लिए पैसा चाहिए। अब जब धंधा के लिए पैसा चाहिए तो ये मार्केट आपको धंधा के लिए पैसा देगा, बट 1 साल से ज्यादा का देगा, बट 1 साल से ज्यादा का देगा। सब ठीक है। तो यहाँ पे देखो इट इज डिफाइंड एज अ मार्केट जहाँ पे पैसा दिया जाता है फॉर पीरियड लॉन्गर देन अ ईयर, 1 साल से ज्यादा का। समझ में आया? हाँ भैया समझ में आ गया। ठीक है, आई होप आप मेरे साथ पढ़ते पढ़ते ये सब कुछ मार्क करते हुए चल रहे हैं। आई होप मेरे साथ आप पढ़ते पढ़ते ये सारी चीज़ें आप मार्क करते हुए चल रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट में, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, और ये जो वीडियो मेरे बच्चे देख रहे हैं, आपका जो सेक्शन बी रहेगा ना, उसमें जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका थ्योरी का रहता है। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन 2 बोल सकते हो आप, उसका ए और बी जो होता है वो थ्योरी का होता है, 7 मार्क्स का होता है, मतलब 14 मार्क्स। और मैं आपको इस चैप्टर से वो सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो एग्जाम में आया हुआ है, और मैं आपको कुछ नोट्स भी लिखवाऊंगा। तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आपको अच्छे से तरीके से हर कुछ, जब भी आप ये थ्योरी लेक्चर देख रहे हो बेटा, इट डज नॉट मैटर कि ये 14 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है, नहीं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप ये वीडियो देख के कुछ सीख रहे हो, टाइम ले रहे हो, तो ये मेक श्योर करना है आपको, ये आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप जितना भी टाइम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। हमारा जो मेन एम है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स थ्योरी में स्कोर कर पाए। ये बहुत हाईली नेग्लेक्टेड वाला पार्ट है। ठीक है, इसीलिए आपका संदीप भैया आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, बी वेरी सीरियस वाइल रीडिंग दिस, क्योंकि मैं आपके साथ साथ सारे कीवर्ड्स मार्क करवा दूंगा जो एज अ स्टूडेंट आपको करना चाहिए। बट यहाँ पे आप उस कीवर्ड्स का भी टेंशन मत लो, मैं सब कीवर्ड्स मार्क करवाऊंगा, सो दैट तुमको बाद में एग्जाम में रिवाइज करने के लिए भी तुमको हेल्प हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट। लेकिन देख छोले भटोरे, एक बात बता, कैपिटल मार्केट एक बार रिवाइज कर, क्या बोला था मैंने, बोल अपने मन में बोल। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, तो कैपिटल मार्केट मतलब वो मार्केट जहां पे हमें लॉन्ग टर्म फंड्स मिलते हैं, लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी शेयर, ये सारे मार्केट को जहां पे ये ट्रेड किए जाते हैं, जहां से इसका फंड्स उठाया जाता है, उस मार्केट को क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट। ठीक है, फंक्शन क्या है कैपिटल मार्केट के, तो जो भैया ने मार्क किया है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद करके कोशिश करना। ठीक है, मोबिलाइज लॉन्ग टर्म सेविंग्स टू फिनेंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखो भाई, यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही मार्केट है ये कैपिटल मार्केट, याद है? तो भैया ये क्या मोबिलाइज करता है, ये लॉन्ग टर्म सेविंग्स मोबिलाइज करता है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म सेविंग्स मोबिलाइज करता है। प्रोवाइड रिस्क कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और क्वासी इक्विटी टू एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो ये क्या, रिस्क कैपिटल, प्रोवाइड रिस्क कैपिटल। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये रिस्क कैपिटल क्यों भैया, ये तो मैं रटना नहीं चाहता, आप मुझे समझाओ। तो देखो रिस्क कैपिटल क्या है, मैंने फिर से बोला था, आप ये बादल, भाई अरे छोले भटोरे ये बादल नहीं है, ये मार्केट है। यहाँ पे क्या क्या मैंने बोला था, लॉन्ग टर्म डेट, और क्या है बता, और बता क्या है, मैंने आपको बोला था इक्विटी शेयर्स। मैंने आपको क्या बोला था, इक्विटी शेयर्स। तो भाई मेरे ये इक्विटी शेयर्स और लॉन्ग टर्म डेट, भाई डेट लोगे, डेट अगर तुम डेट एज अ कैपिटल कंसीडर कर रहे हो, ध्यान से सुन, अगर तुम डेट एज अ कैपिटल कंसीडर कर रहे हो तो डेट विल ब्रिंग रिस्क ऑन द टेबल। हाँ भैया ये तो आप सही बोल रहे हो। तो भैया अगर डेट तुम एज अ कैपिटल कंसीडर कर रहे हो और जो तुम उस पर कॉस्ट दे रहे हो, तो भैया इट विल ब्रिंग व्हाट, इट विल ब्रिंग रिस्क ऑन द टेबल। लॉन्ग टर्म डेट यू हैव टू पे रिस्क, ठीक है, यू हैव टू बियर द रिस्क, यू हैव टू पे इंटरेस्ट, यू हैव टू पे इंटरेस्ट। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म है भाई। और इक्विटी शेयर होल्डर क्या ऑफ द कंपनी, ओनर ऑफ द कंपनी। भाई ठीक है, इक्विटी शेयर में ज्यादा रिस्क नहीं है, बट भाई ये ओनरशिप तो जाता है। और इक्विटी शेयर्स आपको पता है, आप एफएम में पढ़ रखे हो, इक्विटी शेयर्स आर वेरी
एक्सपेंसिव, डेट आर चीपर फंड, बट इक्विटी शेयर कंपनी के पीओवी से देखोगे ना तो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि इसमें ओनरशिप जाता है, ठीक है। तो भाई ये दोनों ही रिस्क कैपिटल है भाई। अच्छा भैया, इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है रिस्क कैपिटल, यस, इन फॉर्म ऑफ इक्विटी और क्वासी इक्विटी, ठीक है, टू एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा, प्रोवाइड लिक्विडिटी विथ मैकेनिज्म एनेबलिंग द इन्वेस्टर टू सेल फाइनेंशियल एसेट्स। भैया लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, बस आपको इतना याद रखना है। देखो बेटा, मैं कभी भी बोलता हूँ ना, रटने का जरूरत नहीं है। अगर तुम कोई भी चीज़ रटने जाओगे ना तो वो तुमको हॉन्ट करेगा। तुम सिर्फ इतना याद रख, भाई पैसा आया है तो ये मुझे क्या दे रहा है, ये मुझे लिक्विडिटी दे रहा है, जिससे मैं क्या करूँगा, इन्वेस्टर को पैसा करूँगा मैं। एनी बिजनेस, आप ऐसे लिख सकते हो, एनी बिजनेस एक्टिविटीज या एनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज आपके पास लिक्विडिटी है, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट से पैसा आया है, शेयर से आप पैसा उठाए हो, तो यू हैव द लिक्विड कैश, ठीक है, टू कैरी ऑन द ऑपरेशनल एक्टिविटीज। इसीलिए आपके सीएमए में एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट भी है ओएम, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, आपने पढ़ा होगा वो चीज, ठीक है। हाँ, अच्छा, लोअर द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो भैया डेट एक हिसाब से लोअर कॉस्ट में मिल जाता है, इक्विटी उससे थोड़ा एक्सपेंसिव में पड़ता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था, इससे क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एलोकेशन थ्रू अ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मैकेनिज्म। कैपिटल एलोकेशन मतलब भैया जब आप पैसा उठाते हो तो आपको पता होता है कि आपको ये कैपिटल कहाँ लगाना है। देख, एफएम पढ़ते समय ना दो चीज सबसे पहले स्टार्ट होता है, दो चीज एफएम में जब आपको सर ने पढ़ाया है तो दो चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज, पूरा एफएम ना बेटा इस दो ही चीज पर डिपेंड है। भैया बताओ ये क्या दो, कौन सा दो चीज है भैया? पैसा लेना कहाँ से है, पैसा लगाना कहाँ पे है? बोल बोल बोल, पैसा लेना कहाँ से है, पैसा लगाना कहाँ पे है? सोर्सेस ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। आप पैसा कहाँ लगाते हो? वर्किंग कैपिटल में लगाते हो, है ना। आप पैसा कहाँ लगाते हो? आप इससे एसेट्स खरीदते हो, ठीक है। तो भैया एप्लीकेशंस के लिए आपने मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल पढ़ा है, कैपिटल बजटिंग वाला चीज़ पढ़ा है, ठीक है। और पैसा लेते कहाँ से हो, जिसके लिए आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सब पैसा पढ़ा है। लेवरेज, ठीक है, लेवरेज में क्या करते हो, रिस्क एनालिसिस करते हो। तो भाई ये सारा प्रैक्टिकल आपने ऑलरेडी पढ़ा है। तो भैया ये तो थ्योरी याद करना पड़ता है। देख मैं फिर से बोल रहा हूँ, थ्योरी आपको तभी याद करना पड़ेगा ना जब आपको बोला जाए ये रट लो, और मैं बोलता हूँ ये रटने का जरूरत नहीं है। हाँ भैया, लेवरेज में तो रिस्क एनालिसिस ही होता है ना, कंपनी अपना फिक्स्ड कॉस्ट दे सकता है कि नहीं, उसके लिए तुम कौन सा लेवरेज निकालते थे, ऑपरेटिंग लेवरेज। तो जो आपने प्रैक्टिकल में पढ़ा है ना, अगर मैं उसी एग्जाम्पल को लेके थ्योरी में पढ़ा दूं तो बेटा ये तुम्हारे लिए बेस्ट हो जाएगा, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ भैया, हम भैया समझ रहे हैं एकदम। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या है, इससे एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एलोकेशन जाता है, कितना डेट, कितना इक्विटी, कितना प्रेफरेंस, समझ में आ रहा है? ठीक है। और भैया इससे हम वैल्यूएशन भी कर सकते हैं, बोथ इक्विटी एंड डेट। तो ये पॉइंट बार बार सेम टाइप का है, इसलिए मैंने को यहाँ पे मार्क नहीं किया है। प्रोवाइड इंश्योरेंस अगेंस्ट मार्केट रिस्क और प्राइस रिस्क थ्रू डेरिवेटिव ट्रेडिंग। आप बस इतना याद रखना कि ये एक इंश्योरेंस के लिए तरह भी काम करता है। जैसे मान लो डेट में तो रिस्क है, लेकिन इक्विटी में क्या है ना कि अगर पैसा डूब भी गया ना भाई तो पैसा देने का जरूरत नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर आर द क्या ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ। तो भाई यहाँ से इंश्योरेंस भी, एक टाइप का इंश्योरेंस भी मिलता है। क्या आई होप आपको इतना तक समझ में आया होगा? क्या आपको इतना तक समझ में आया? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से। ठीक है, आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फटाफट से ये वाला अब देखते हैं। आगे पढ़ो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। ठीक है, आ जाओ। अब आपको यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैपिटल मार्केट का ढांचा। अगर मैं सोचूं कि ये कैपिटल मार्केट का ढांचा कैसा दिखता है, अगर मैं सोचूं ऐसे कि कैपिटल मार्केट का ढांचा कैसा दिखता है, तो तुम क्या बोलेगा? कैपिटल मार्केट ना इन चार चीज से बना है। क्या क्या भैया बताओ, बताओ क्या क्या, जल्दी बताओ। वेरी वेरी, और मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। ठीक है, चलो क्या क्या है देखो, सब इंपॉर्टेंट बात। इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, चाय के बिना नहीं रह पाते बेटा हम। ठीक है, ठीक है, इधर आओ। इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी एंड
सिक्योरिटीज मार्केट। तो ये चार फॉलोइंग आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट, की कैपिटल मार्केट के ये चारों कंस्टिट्यूएंट्स है। अच्छा, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में भी एक थ्योरी पढ़ाया था कि पब्लिक से क्या लेता है, एफआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या लेता है, पैसा लेता है, पब्लिक से लेता है और जिसको पैसा चाहिए वेंडर्स उनको देता है, बिजनेस को देता है। समझ में आ रहा है? तो पब्लिक से लेता है और बिजनेस को देता है। तो सिंपल सा बात है भैया, देखो ये वही बोला है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच कलेक्ट सेविंग फ्रॉम पब्लिक एंड इन्वेस्ट दैट अमाउंट इन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज। एग्जाम्पल टाटा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट प्राइवेट लिमिटेड। अब अगर आप टाटा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट प्राइवेट लिमिटेड में पैसा डालते हो, अब अपना सेविंग डालते हो, तो टाटा ये पैसा को क्या करेगा, बिजनेस मैन को देगा, बिजनेस में लगाएगा, डिफरेंट वेंचर्स में ये पैसा इन्वेस्ट करेगा, उस पैसा से पैसा बनाएगा और आपको भी देगा। नहीं तो आप क्यों लगाओगे पैसा? और यहाँ पे रखे रखे तो पैसा बनेगा नहीं सर, यहाँ पे रखे रखे तो पैसा बनेगा नहीं। तो एफआई लोग क्या करता है, पैसा को इन्वेस्ट करता है। भैया ये चैप्टर नंबर 1 में तो आपने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया था। यस अच्छा, फिर क्या, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये क्या है? दिस टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब अगर आप इससे पैसा लेने जा रहे हो, जैसे रिलायंस बोला कि भाई मेरे को एक नया रिफाइनरी खोलना है, ठीक है, तुमको क्या लगता है बड़ा आदमी अपना पैसा से बिजनेस करता है क्या? नहीं। रिलायंस तुमको क्या लगता है अपने पैसे से बिजनेस करता है क्या? नहीं। रिलायंस कोई भी बिजनेस करने के पहले ना शेयर्स इशू करता है, ठीक है, डेट उठाता है, डिबेंचर इशू करता है। भैया अंबानी के पास तो इतना पैसा है, अरे छोले भटूरे, अंबानी के पास पैसा है, लेकिन तुमने बचपन में पढ़ा है सेपरेट लीगल एंटिटी, मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग है। तो रिलायंस पैसा उठाता है, अंबानी पैसा नहीं उठाता है। हाँ भैया ये तो सही बात, ये तो सही बात। तो सिंपल सा बात है, अगर रिलायंस को पैसा जरूरत है तो रिलायंस क्या करेगा पता है? स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा जिसका काम ही है लॉन्ग टर्म फाइनेंस देना। बोला भाई 200 करोड़ लाओ 10 साल के लिए, बोला ठीक है। 200 करोड़ तो भाई एक छोटा मोटा अमाउंट बोल रहे हैं, 2,000 3,000 करोड़ का लोन दिया जाता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाँ भैया ये तो कहीं ना कहीं सुना है, IFSI ये वही है जो लॉन्ग टर्म पैसा देता है, ठीक है। देखो प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्रीज। अच्छा फिर क्या है, इंश्योरेंस कंपनी। अब ये इंश्योरेंस कंपनी क्या है बताओ? इंश्योरेंस कंपनी कलेक्ट प्रीमियम फ्रॉम पॉलिसी होल्डर एंड invest the amount in different industrial securities like LICI। भैया ये क्या वही है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी? जी बेटा ये वही है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो अब भैया मेरे पापा भी LIC करवाते हैं, ठीक है, तो आपके पापा जो LIC करवाते हैं ना, ऐसे बहुत के पापा, ठीक है, LIC करवाते हैं, ठीक है। मैं भी LIC करवाता हूँ, ठीक है, बट मैं पापा नहीं बना अभी तक, ठीक है। तो भाई सब लोग LIC में पैसा डालते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब LIC ये कॉर्पस, इसको पैसा को लेके, कैपिटल को लेके क्या करेगा? अरे ब्लू है पानी पानी थोड़ी ना करेगा, अरे बाबा इस पैसा को लेके ICICI क्या करेगा, LIC क्या करेगा, ये पैसा को लेके अलग अलग वेंचर कैपिटलिस्ट को की तरफ प्रोवाइड करेगा फिनेंस। देखो लिखा भी है, देखो पॉलिसी होल्डर से पैसा लेगा और ये पैसा इन्वेस्ट करेगा टू डिफरेंट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज, ठीक है, डिफरेंट इंडस्ट्रियल उसके सिक्योरिटीज को खरीदेगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, LIC ने कुछ साल पहले टाटा आपको पता है सबसे बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल, ठीक है, टॉप 2 में आता है टाटा का, तो उसके भी सिक्योरिटीज को LIC ने खरीदा था, ठीक है, अक्वायर किया था। जैसे इट्स सेम लाइक क्या है ना पता, म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड सीखोगे, आगे चल के आप म्यूचुअल फंड सीखोगे। म्यूचुअल फंड भी यही करता है कि आपसे 100 रुपया लिया ना, तो क्या करता है, आपके 100 रुपया में से 20 रुपया वो यहाँ इस सेक्टर में डाल देगा, 30 रुपया वो दूसरे सेक्टर में डाल देगा, बाकी 30 रुपया मान लो कहीं और डाल दिया, ठीक है, बाकी 20 रुपया कहीं और डाल दिया। तो ऐसे क्या, एक सेक्टर अगर लॉस में भी जाएगा ना, तो बाकी सेक्टर से तुम्हारा पैसा आता रहेगा। LIC भी वही करता है, ठीक है। तो भाई इसीलिए मैं बोलता हूँ ये प्रीमियम लेता है पॉलिसी होल्डर लोग से और इन्वेस्ट द अमाउंट इन डिफरेंट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज, ठीक है। भैया सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है ये बता दो। देखो बेटा सिक्योरिटी मार्केट इज अ ब्रॉडर टर्म विच एनकम्पासेस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड etc। द मार्केट वेयर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन आर हेल्ड इज नोन एज सिक्योरिटी मार्केट। देखो
जहां पे, अगर मैं सिंपल भाषा में तुमको एक चीज बताऊं, जहां पे सिक्योरिटी का लेन देन होता है, जहां पे, मेरे साथ बोल, जहां पे सिक्योरिटीज का लेन देन होता है। अब भाई एक बात बता, देख, शेयर का लेन देन, डिबेंचर का, बॉन्ड्स का, अबे ये सब कुछ, सब कुछ, ये तो नैरो टर्म हो गया ना, ब्रॉडर मतलब सब कुछ आ रहा है। जहां पे सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको सिक्योरिटी का मार्केट बोला जाता है। ध्यान से समझो। और बाद में तुम अभी पढ़ोगे कि सिक्योरिटी मार्केट अलग से फिर डिवाइड भी होता है, प्राइमरी मार्केट में और न्यू इशू मार्केट में। देखो यहाँ पे मिलेगा तुमको, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये देखो, प्राइमरी और न्यू इशू मार्केट, ठीक है, एंड सेकेंडरी और शेयर मार्केट, ठीक है। तो भैया सिक्योरिटी मार्केट और कुछ नहीं, वो बड़ा गेम है जिसके अंदर ये छोटे छोटे गेम हो रहे, जिसके अंदर शेयर्स बिक रहा है, डिबेंचर्स बिक रहा है, बॉन्ड्स बिक रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ है। तो सिक्योरिटी मार्केट इज अ ब्रॉडर टर्म विच एनकम्पासेस, मतलब शेयर डिबेंचर्स के परे है, बड़ा चीज़ है। और बाद में सिक्योरिटी मार्केट को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं प्राइमरी और न्यू इशू मार्केट में एंड सेकेंडरी और शेयर मार्केट में। अच्छा भैया, ये शेयर मार्केट किस चिड़िया का नाम है भैया? ये तो हमने बहुत बार सुना है। शेयर मार्केट किस चिड़िया का नाम है भैया? ये तो हमने बहुत बार सुन रखा है, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट। बेटा अब देखो, तुमको पता होगा भैया शेयर मार्केट में ये होता है, शेयर मार्केट में वो होता है, ठीक है, बट लेट मी टीच यू फ्रॉम ABCD कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हैं मेरा, ठीक है, और तुमको मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये वीडियो सुनने के बाद तुमको एक पॉजिटिव क्लैरिटी आ जाएगा कि अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये होता है। समझ में आ रहा है? हाँ भैया समझ में आ रहा है, आ जाओ। तो सिक्योरिटी मार्केट क्या है? ये ब्रॉडर टर्म है जहां पे सब कुछ आता है, और ये बाद में दो चीज में डिवाइड होता है, ठीक है। देखो सिक्योरिटी मार्केट दो चीज में डिवाइड होता है, प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट बोल लो। अब प्राइमरी मार्केट को ही आप IPO बोलते हो या न्यू इशू मार्केट बोलते हो। हाँ भैया हमने सुना है IPO आता है किसी शेयर का, वही है क्या? हाँ बेटा वही है, वही पढ़ने वाले हम, मैं वही कंसेप्ट तुमको समझाने वाला हूँ, ठीक है। और सिक्योरिटी और सेकेंडरी मार्केट को हम लोग शेयर मार्केट भी बोलते हैं। अच्छा भैया, तो भैया सिक्योरिटीज मार्केट, एक बार रिवाइज करो मेरा छोले भटूरे, सिक्योरिटी मार्केट को दो चीज में बांटो, क्या क्या बताओ जल्दी? प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को मम्मी घर में क्या बुलाती प्यार से? न्यू इशू मार्केट। मम्मी इसको प्यार से न्यू इशू मार्केट बुलाती है, ठीक है। और दोस्त लोग क्या बुलाते हैं? IPO। दोस्त लोग क्या बुलाते हैं? IPO। और भाई सेकेंडरी मार्केट को क्या बुलाते हैं? उसका दूसरा नाम क्या है? शेयर मार्केट। अच्छा, तो भैया शेयर मार्केट जो है वो सेकेंडरी मार्केट में आता है? यस, जो शेयर मार्केट है वो सेकेंडरी मार्केट में आता है। ओके ओके, अब मैं तुमको एक बात बताऊं? हाँ भैया बताओ बताओ। देखो बेटा, सिंपल सा बात है, यहाँ पे भैया ने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रखा है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि भैया ये एग्ज़ाम में आया है इसीलिए भैया ने वेरी इंपॉर्टेंट लिख के रखा है। देखो एग्ज़ाम में तो ये आया था कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस बताओ। एग्ज़ाम में तो ये आया था कि प्राइमरी मार्केट में और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस बताओ, ठीक है। 5 पॉइंट लिख के आने थे, तुम लोग लिख देगा। लेकिन यहाँ पे मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखने के लिए तुमको एक चीज़ का समझ बहुत होना ज़रूरी है। या तो तुम रट्टाबाजी मार लो और दिस इज बिकॉज दिस इज करके लिख के आ जाओ, गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा और इंस्टीट्यूट मार्क्स भी तुमको वैसे ही देगा। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि अगर तेरा कंसेप्ट क्लियर है, देख भाई बहन लोग सुन, अगर तेरा कंसेप्ट क्लियर है तो प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस आ जाए ना तो तेरे को बनाने का जरूरत नहीं है। तुमको कीवर्ड्स पता है, तुमको कंसेप्ट पता है, तुम फ्रेम अपने से कर लेगा, ठीक है। नहीं तो यही लिख के आएगा प्राइमरी मार्केट विच इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट मतलब सेकेंडरी, ठीक है। एक बच्चा तो हद करेगा, प्राइमरी मार्केट इज दैट मार्केट विच इज नॉट अ सेकेंडरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट इज दैट मार्केट विच इज नॉट अ प्राइमरी मार्केट। बेटा ऐसा ऐसा आंसर मिला है, आई हैव सीन द एग्जाम कॉपीज, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कंसेप्ट का क्लैरिटी कितना ज़रूरी है आपको। तो कंसेप्ट का क्लैरिटी अगर होगा, बिलीव मी यू विल गोइंग टू रॉक द एग्जाम, ठीक है। आ जाओ, तो प्राइमरी मार्केट क्या है याद रखना, पहली पहली बार है, सुना है ना यार। प्राइमरी मार्केट मतलब पहली पहली मार्केट,
मतलब मार्केट ऑफ न्यू इशू, क्या बोल, मार्केट ऑफ न्यू इशू, जब पहला बार कोई शेयर इशू होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी तुम मुझे एक बात बताओ, हाँ भैया बोलो, तुम लोग जोमेटो से खाना खाता है, हाँ भैया, क्या जोमेटो का शेयर सीधा शेयर मार्केट में बिकने लग गया था क्या? नहीं, जोमेटो जब पहली पहली बार अपना शेयर इशू किया तो वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू अपना शेयर इशू करेगा। इसीलिए तुम लोग न्यूज़ में सुना होगा कि जोमेटो का आईपीओ आया है। भैया ये आईपीओ मतलब जब कंपनी पहली पहली बार शेयर इशू करता है तो उसको हम आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। बोले इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो भैया इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब प्राइमरी मार्केट, यस। अब जोमेटो का जो शेयर खरीदा बेचा जा रहा है वो सेकेंडरी मार्केट मतलब शेयर मार्केट से खरीदा जा रहा है। भैया क्लियर हो गया, भैया क्लियर हो गया, ठीक है, तुम समझा मैंने अभी क्या बोला? ठीक है, अभी तुमने अर्बन क्लैप का नाम सुना है क्या? अर्बन क्लैप, हाँ भैया अर्बन क्लैप का नाम तो सुना है, वो जो घर में आके जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हाँ, उन्होंने भी अभी अपना शेयर इशू किया है आईपीओ के थ्रू। मतलब भैया जब भी कोई कंपनी नया नया शेयर इशू करेगा तो उसको आईपीओ लाना पड़ेगा, मतलब इनिशियल पब्लिक के लिए ऑफर, और ये किसके अंदर आएगा? प्राइमरी मार्केट। इसीलिए प्राइमरी मार्केट को क्या बोलते हैं? मार्केट फॉर न्यू इश्यूज। क्या बोलते हैं? मार्केट फॉर न्यू इशू। तो इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। ठीक है, समझ में आया? ठीक है भैया, ओके भैया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक इशू मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ। ये क्या है? दिस इज द ऑफर ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी। क्योंकि देखो बेटा वो पहला बार अपना शेयर पब्लिक को बेच रहा है, तो इसके पहले तो नहीं बेचा है, मतलब इसके पहले तो नहीं बेचा मतलब लिस्टेड तो नहीं है ना। देख हमारे यहाँ पे ना दो स्टॉक ऐसे तो है, स्टॉक एक्सचेंजेस है बहुत सारे, लेकिन मेनली क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, एक एनएसई है और एक बीएसई है, तुम सुना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन पे जिस कंपनी का शेयर खरीदा बेचा जाता है वो लिस्टेड है, वो क्या है? लिस्टेड है, मतलब वो सेकेंडरी मार्केट है। लेकिन जो पहला बार अपना कंपनी शेयर इशू कर रहा है, पहला बार जो कंपनी अपना शेयर इशू कर रहा है, वो तो लिस्टेड नहीं होगा, वो तो अनलिस्टेड है। इसीलिए तो पहला बार आईपीओ ला रहा है ना। और जब दूसरा बार लाएगा तो लिस्टेड हो चुका, एक बार ले आए मतलब अब लिस्टेड हो गए, तो अब सेकेंडरी में चले जाओगे। अभी आप जोमेटो का शेयर खरीदोगे ना तो आप सेकेंडरी मार्केट से ट्रेड करोगे। या मेरे पास अगर जोमेटो का शेयर है, जो कि है, अगर मैं उसको बेचूं तो भाई मैं सेकेंडरी मार्केट में डील कर रहा हूं। लेकिन जब पहला बार कोई कंपनी शेयर इशू करता है तो वो अनलिस्टेड होता है, वो एनएसई और बीएसई में लिस्टेड नहीं होता, तो वो पहले आईपीओ लाता है। ठीक है, हाँ भैया, ठीक है। अब कैसे कैसे हम आईपीओ, देखो राइट, अच्छा ये तो समझ में आ गया तुमको। दिस इज द ऑफर ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसी टाइप का एक राइट इशू होता है। राइट इशू आपने, आपको अविनाश सर ने आपको पढ़ाया होगा। राइट इशू क्या होता है बेटा, कि जब पहला बार कंपनी शेयर इशू करता है वो तो आईपीओ हो गया, लेकिन राइट इशू क्या है कि जब भी कोई कंपनी राइट इशू लाता है तो पहले उसको अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को पहला प्रेफरेंस देना होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, शेयर होल्डर आर क्या ऑफ द कंपनी? भैया शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। भाई शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर ओनर है कंपनी का। हाँ भैया, तो भैया एक बात बताओ, अगर एक ही चीज का और मालिक ज्यादा बढ़ेगा तो जो पुराने वाले मालिक है उनको अच्छा लगेगा या खराब लगेगा? सिंपल सा बात है, मान लो एक कंपनी है जिसके 5 मालिक है, मान लो 5 शेयर होल्डर है, 5 मालिक। अब कंपनी चाहता है, उसको फंड का जरूरत है, वो नया शेयर इशू करे, तो पहले ये मालिक बोलेगा ना, भाई तुमको पैसा ही तो चाहिए, तुम मेरे को दे दो ना, मेरा तो राइट बनता है, तुम मेरे से बिना पूछे पहले ही नए लोगों से पैसे ले लिए। तो भैया अगर तुमको पैसा ही चाहिए, तुमको फंड का जरूरत है, तो तुम पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ये पहला प्रेफरेंस दोगे। तो भाई इसको क्या बोलेंगे? राइट इशू। इफ अ कंपनी इशू शेयर इन द मार्केट टू रेज क्या? एडिशनल कैपिटल, तो भैया इनको क्या करना पड़ेगा? पहला फर्स्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा इनको, अपने मेंबर्स को। इनको किसको? अपने मेंबर्स को देना पड़ेगा। ठीक है, बोनस इशू, ये भी आपका एक चैप्टर हुआ होगा।
bonus issue are made by the company when it has huge amount of accumulated reserve and wants to capitalize the reserve. Bonus share are issued and fully paid up shares to the existing, फिर से यहाँ पे existing shareholder. ये सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में कवर करता है. क्या दिया हुआ है यहाँ पे? हाँ दिया हुआ है, सेक्शन 63 दिया है, हाँ सेक्शन 63 दिया है, ठीक है. राइट इशू सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 में कवर करता है. तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं तुमको बता रहा हूँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मान लो एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपया, ठीक है, 10 रुपया में से 7 रुपया ही बुलाया गया है, 3 रुपया अभी तक बुलाया गया नहीं है, 10 रुपया में से 7 रुपया ही बुलाया गया है, 3 रुपया अभी बुलाना बाकी है. तो इस टाइप के शेयर्स को हम बोनस नहीं दे सकते. पहले हमें इसे, ये पार्टली कॉल्ड अप है, पहले हमें 3 रुपया बुला के फुल्ली कॉल्ड अप करना पड़ेगा, फिर मैं इस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोगों को क्या दूंगा? बोनस दूंगा. फिर मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोगों को क्या दूंगा? बोनस दूंगा. समझ में आया? पार्टली पेड अप शेयर होल्डर लोगों को बोनस नहीं दिया जाता, ये फुल्ली पेड अप शेयर लोगों को बोनस दिया जाता है. ठीक है, हाँ भैया ठीक है. और भैया बोनस कब दिया जाता है? जब कंपनी के पास बहुत ज्यादा एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड मतलब जमा किया हुआ, जमा हुआ, ठीक है, हम जमा के रखा है, दैट इज एक्यूमुलेटेड रिजर्व होगा. एक्यूमुलेटेड देखो रिजर्व होगा, बोनस होगा, तब हम उसमें से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या देंगे? बोनस देंगे. ठीक है भैया, हाँ भैया ठीक है. आगे बढ़ो. प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट आपको वही इंडिविजुअल कंपनीज है. इट इज डायरेक्ट सेल ऑफ सिक्योरिटीज टू सम स्पेसिफाइड इंडिविजुअल और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? मेरे को पैसा चाहिए था, मैंने प्राइवेटली एक जन से बात की और मैंने प्राइवेटली अपना जो शेयर्स है मैंने उसको बेच दिया. ज़्यादातर ये प्राइवेट कंपनीज करते हैं. तो क्या होता है कि मेरे को किसी से पैसा लेना है तो मैंने सीधा सीधा प्राइवेट प्लेसमेंट किया. प्राइवेट प्लेसमेंट बोला भाई तुम मेरा कंपनी का शेयर ले लो और मेरे को इतना पैसा दे दे. तो भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिखा भी है, ये अनलिस्टेड कंपनी करता है. भाई रिलायंस ऐसा नहीं कर सकता, रिलायंस पब्लिक कंपनी है, उसको अपना पैसा पब्लिक से ही उठाना पड़ेगा, इसीलिए तो पब्लिक कंपनी है रे बाबा. ठीक है, हाँ भैया ठीक है, समझ में आ रहा है. हम इसको प्रेफरेंशियल इशू कर सकते हैं, हम इसको क्वालिफाइड, बस ये पढ़ने का, आपको कंसेप्ट जानने का जरूरी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं. ठीक है. बॉट आउट डील्स. बॉट आउट डील्स क्या है एक बार पढ़ लो. व्हेन द न्यू इशू शेयर्स ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी इज बॉट लार्ज बाय एन इन्वेस्टर और बाय स्मॉल इन्वेस्टर इन ग्रुप, इट इज नोन एज बॉट आउट डील्स. मतलब फिर से समझो, एक तो भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सब मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, ये अनलिस्टेड कंपनी का बात है. किसका बात है? अनलिस्टेड कंपनी का. लिस्टेड कंपनी तो हमेशा, ये याद रखना सर, लिस्टेड कंपनी तो हमेशा ऑलवेज पब्लिक इशू करेगा. इसीलिए बचपन में जब आप हाफ पैंट बन के घूमते थे आपको पढ़ाया जाता था इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये सब, कि भाई पैसे चाहिए तो भाई पब्लिक को शेयर इशू करो. फिर आपने पढ़ा ना अंडर राइटिंग. अरे रिलायंस अंबानी जी साइकिल पे नहीं जाएंगे शेयर बेचने, शेयर ले लो शेयर ले लो शेयर ले लो. वो अंडर राइटर हायर करते हैं, बैंक अंडर राइटर हायर करता है, वो बैंक अंडर राइटर हायर करता है, अंडर राइटर शेयर बिकवाता है. आपने पढ़ा है ना मार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, फॉर्म अंडर राइटिंग, ये सब पढ़ा है. तो वो तो सब पब्लिक का लोचा है रे बाबा. अभी मैं क्या बोल रहा हूं? मैं अभी अनलिस्टेड बोल रहा हूं, मतलब वो कोई एनएससी बीएससी में लिस्टेड नहीं है, वो उनका शेयर कहीं बेचा या खरीदा नहीं जाता है. ठीक है. तो बॉट आउट डील्स क्या हुआ? जब एक प्राइवेट, ठीक है, एक अनलिस्टेड कंपनी का क्या है, उसको लार्जली कोई एक कंपनी बॉट कर ले या टुकड़ों में कोई मिलके ग्रुप में खरीदे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉट आउट डील्स. क्या? बॉट आउट डील्स. अब है डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स. अब है डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स. अभी डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है? ये नेगोशिएबल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है. पहले तो देख भैया इसको हाईलाइट कर रहा है, ये नेगोशिएबल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है जो इंडियन कंपनी फॉर इशू करते हैं फॉर राइजिंग कैपिटल फ्रॉम द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, एडीआर जीडीआर. ठीक है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स बोलते हैं इसको. जैसे क्या है कि एक इंडियन कंपनी है, अब उसको फॉरेन से पैसा उठाना है, तो वो क्या करेगा? ठीक है, वो क्या करेगा? अब फॉरेन में तो जीजा जी है नहीं, ठीक है, कि भाई ठीक है, तो अच्छा मेरे जीजा जी फॉरेन में, तो मैं आई वाज लाइक कि चलो भाई ठीक है. तो अब फॉरेन में जीजा जी है नहीं कि भाई कुछ आईफोन वाईफोन आया, मतलब जीजा जी फटाफट से मिलवा भिजवा दो, और जीजा जी भिजवा देते हैं. ऐसा नहीं होता ना भाई, सबके जीजा जी तो फॉरेन में नहीं होते. तो जोक्स अपार्ट, कंपनी को, इंडियन कंपनी को जब पैसा चाहिए
ठीक है, और फॉरेन इन्वेस्टर से चाहिए तो वो क्या करेंगे, एक नेगोशिएबल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बाय इंडियन कंपनी रेस करते हैं। क्या रेस करते हैं, बोलो रे बाबा, अरे बोलो ना, नेगोशिएबल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट रेस करते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इक्विटी रेस करते हैं। और इससे क्या उठाते हैं, वो कैपिटल उठाते हैं फ्रॉम द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। ठीक है, मैं फॉरेन वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि भाई इंटरनेशनल कैपिटल में तो सभी आ गया रे भाई, है कि नहीं, बोलो। ठीक है, तो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से हम लोग ये उठाते हैं। ठीक है, अब सुनो, सिंपल सा बात है। तो ये सब जो कहानी था ना भाई, ये किसका कहानी था बताओ, ये कहानी था प्राइमरी मार्केट का। तो भाई मैं एक बार ना स्क्रीन को ऐसे कर देता हूँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है, एक बार आप पढ़ो प्लीज़, एक बार आप अच्छे से पढ़ो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप एक बार अच्छे से पढ़ो। ठीक है, चलो ठीक है, क्या आपने यहां तक पढ़ लिया, हो गया, चलो। और जो बच्चे मार्क कर रहे होंगे उनके लिए मैं वेट कर रहा हूं, जो बच्चे मार्क कर रहे हैं प्लीज अच्छे से मार्क कर लो। ठीक है, कोई बच्चा ये पूछ सकता है मेरे से बाद में कि ये एडीआर जीडीआर का मतलब क्या है। तो एडीआर का मतलब होता है, जानने के लिए जान लो, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, और जीडीआर का मतलब होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। तो अगर कोई जानना चाहता है कि भाई ये एडीआर जीडीआर का मतलब क्या है, तो एडीआर मतलब अमेरिकन, भाई अब अमेरिकन तुम्हारे फूफा जी के सामने थोड़ी है गली वाले में रहता है, अमेरिकन मतलब भाई अमेरिकन। ठीक है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे जो इंडिया के अच्छे बिजनेस में डील करना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आया, तो भाई ये सब याद रखना। अच्छा मैं तुमको एक चीज़ दिखाऊं, मैं सिखाने के लिए एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ क्योंकि तुम लोग मेरा बहुत अच्छा बच्चा है। ठीक है, सुनना, एक तुम लोग यहाँ पे गूगल में जाके सिर्फ सॉफ्ट बैंक लिखना, एक चीज़, सॉफ्ट बैंक। भाई इस बैंक का नाम बहुत लोग नहीं सुने हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर तुम ऐसे, हम लोग तो देख, मेरा बैकग्राउंड फिनेंस है एंड मैं पिछले 9 साल से आई एम एक्टिव इन्वेस्टर। ठीक है, तो भाई वो तो है, तो मेरा कोर है फिनेंस। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप एक ओवरव्यू ले लो कि सॉफ्ट बैंक भैया ने अचानक से ये सॉफ्ट बैंक का नाम क्यों लिया, हार्ड बैंक का नाम क्यों लिया, सॉफ्ट बैंक क्यों है भैया, हम तो आईसीआईसीआई सुना है। भाई सॉफ्ट बैंक देखो क्या करता है, इट ऑफर्स मोबाइल एंड ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सर्विस, टेलीकॉम सॉल्यूशंस, अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स इन जापान, सर्विंग बोथ कंज्यूमर एंड बिजनेस। अब तुम ये पढ़ तो लिया, अब मैं तुमको एक बात बताऊं, सॉफ्ट बैंक विजन फंड, देखो इसका लास्ट लाइन में लिखा होगा, देखो ये देखो लास्ट लाइन पढ़ो, सॉफ्ट बैंक विजन फंड एंड वेंचर कैपिटल, ये बहुत पैसा ज़्यादातर देते हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इंडिया में जो अच्छे स्टार्टअप्स हैं, अच्छे स्टार्टअप्स मैं बता रहा हूँ, सब में सॉफ्ट बैंक ने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखा है, सब में। क्या बात करे भाई, हाँ सॉफ्ट बैंक सब में। तो भाई ये क्या किया होगा, ये फोन पे किया होगा क्या, है फोन पे किया होगा क्या, नहीं। अभी मैं आपको दिखाऊं, अगर तुम देखेगा सॉफ्ट बैंक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन इंडिया, ऐसे ही देख लो ना, मैं पूरा डीपली नहीं जा रहा, लेकिन क्या है ना कि मैं चाहता हूँ कि जो तुम लोग पढ़ रहा है, तुम देखो भाई, तुम देखो, दिल्ली वेरी का नाम सुनो, ओयो, तुम लोग तो जानता ही होगा वैसे भी, ग्रोफर्स, पेटीएम, अरे बाबा रे पेटीएम, भाई तुम देख, ओला, क्या बात कर रहे भैया, ओला में भी इन्वेस्टमेंट किया है, हाँ भाई ओला में भी इन्वेस्टमेंट किया है, उबर टेक्नोलॉजीज आईएनसी, ग्रोफर्स जो भी ब्लिंकिट, ठीक है। तो भाई बात समझ, ऑटोमेशन एनीवेयर, ये सब में सॉफ्ट बैंक ने किया है। सॉफ्ट बैंक हैज इन्वेस्टेड $11 बिलियन इन इंडियन टेक स्टार्टअप। अगर तुमको ये वाला चीज देखना है तुम देख सकता है, मीशो, स्विगी, जेटा, अनअकैडमी, फ्लिपकार्ट, माइंडटिकल, ऑफ बिजनेस, एड्यूडेटर्स, कास्ट 24, सेंस, ओला इलेक्ट्रिक, इन सब में, पेटीएम, इन सब में इन्वेस्टमेंट किया है। तो कैसे इन्वेस्टमेंट किया होगा, फोन पे, शगुन का फोन पे किया होगा क्या,
एडीआर जीडीआर से इन्वेस्टमेंट किया होगा, एडीआर और जीडीआर से इन्वेस्टमेंट किया होगा। समझ में आ रहा है? हाँ भैया समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो भाई मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे को जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, वो तू सिर्फ पढ़े नहीं, तेरे खून में घुस जाए कि भाई अब आया ना फाड़ देंगे, लिख के आएंगे, समझ में आता अपने को। एक ये एटीट्यूड आ गया ना, उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए भाई, कुछ नहीं चाहिए। पार्टिसिपेशन ये सब तो तुम रीड कर लेना। अब आ जाओ सेकेंडरी मार्केट में। तो भाई ये सब सिक्योरिटी मार्केट के ही अंदर है। सिक्योरिटी मार्केट के अंदर प्राइमरी मार्केट आता है। प्राइमरी मार्केट का पार्ट क्या है? न्यू इशू मार्केट विच इज आईपीओ। बैठ के याद करवा देंगे, पूरा पूरा बैठ के याद करवा देंगे। और सेकेंडरी मार्केट में हम लोग क्या लेते हैं? शेयर मार्केट लेते हैं। ठीक है, तो भाई सेकेंडरी मार्केट इज अ मार्केट इन विच एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी आर रीसोल्ड और ट्रेडेड। हाँ भैया आपने तो बोला था, जोमैटो का जब नया शेयर आया था, आईपीओ आया था, तो प्राइमरी मार्केट में लिस्ट हुआ था, आईपीओ आया था उसका पहला। लेकिन अभी अगर जोमैटो को का शेयर तुम खरीदेगा या बेचेगा तो भाई वो रीसोल्ड और ट्रेडेड हो रहा है ना, वो तो पहले उसका आईपीओ आ चुका है। तो भैया वो कहाँ पे होगा? सेकेंडरी मार्केट में। एंड सेकेंडरी मार्केट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। समझ में आ रहा है आप? ठीक है, स्टॉक मार्केट समझ में आ रहा है? तो देखो, दिस मार्केट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट। दिस मार्केट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट। तो आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, सो दैट मेरे बच्चे लोग, मेरे बाबू लोग, मेरा सोना लोग, मेरा भाई लोग, सबका क्लैरिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाए। ठीक है, it is a market where buying selling of those security which have been granted the stock exchange quotation take place. In India the secondary market consists of recognized stock exchange. recognized stock exchange कौन रे मामा भतीजा? नहीं, एनएससी और बीएसई। अच्छा, ये एनएससी बीएसई क्या जैसे मन चाहे वैसे चला लो क्या है? जैसे मन चाहे वैसे? नहीं भैया, क्या बात करते हो, कुछ लॉ रेगुलेशन होगा। हाँ, तो इनके लिए ये बाय रूल्स बाय लॉ से चलते हैं, इनके लिए रेगुलेशन बनाया जाता है जो ड्यूली अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट करते हैं। इनको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहता है कौन? सेबी। कौन करता है जल्दी बोल? सेबी। कौन करता है जल्दी बता? सेबी करता है। तो भैया ये एनएससी और बीएसई दो ही है क्या? नहीं बेटा, एनएससी बीएसई में ये दो सबसे मेन है, प्राइमरी है। ऐसे तो 7 है टोटल इंडिया में। कितने हैं? 7। ठीक है, तो भाई और ये सब किसके रेगुलेशन में आता है? मतलब इन सब के लिए रूल कौन बनाता है? इन सब के लिए रूल बनाता है सेबी। ठीक है, तो देख अभी देख बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई वो सबसे पुराना है, 1875 में ये हुआ था। इट इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। अच्छा, नवीन क्लासेस अभी कोलकाता में। आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपने एक मूवी आया था हर्षद मेहता स्कैम 1992, आपने देखा होगा वो मूवी स्कैम 1992। उस समय मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोलकाता में भी अभी भी स्टॉक एक्सचेंज कैलकाटा में, ऐसा नहीं है कि कैलकाटा में स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। आप देख सकते हो बीएसई के बाद कैलकाटा ही तुमको दिखेगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं सर, बीएसई के बाद सबसे पहले तो क्योंकि आपको पता है मुंबई इज द फिनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, लेकिन उसके बाद भाई उस समय का बात मैं बता रहा हूँ, वॉल्यूम में बीएसई के बाद कैलकाटा आता था। इनफैक्ट बहुत बार मल्टीलैटरल वॉल्यूम में कैलकाटा बहुत बार आगे भी चला जाता था। ठीक है, तो कैलकाटा स्टॉक, लेकिन अब कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में कुछ भी नहीं होता उतना, मतलब वो ना के बराबर, इनफीरियर हो गया एकदम, लेकिन है। उसके बाद इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव। आपको खाली 2 चीज़ याद रखना है, बीएसई और एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, बस। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो ये सेबी के वेबसाइट से लाया, क्योंकि रूल कौन बनाता है? सेबी ही बनाता है। तो तुम ये आपका इंस्टीट्यूट भी लिख के रखा है कि भाई हम कहाँ से इसका सोर्स लिया है, तो सेबी के वेबसाइट से लिया है। ठीक है, तो अब बताओ भैया सेकेंडरी मार्केट के फंक्शंस क्या हैं, ये बता दो भाई। ये सब सुन ले, ए गोगा लोग सुन, ये सब मैं खाली रटवाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब एग्जाम में आया है। आप 2022 से लेके 2025 तक का पेपर देख लो, तुमको 1 साल में मिल जाएगा। फंक्शन ऑफ प्राइमरी मार्केट एंड फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मार्केट, गिव द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अब देखो टीचर्स क्या करते हैं, तुम पूरा YouTube छान मारो, ढूंढ लो, इतने डिटेल्ड एनालिसिस में तुमको वीडियो नहीं मिलने वाला है। यू विल गेट
अ डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो ओनली ऑन नवीन क्लासेस प्लेटफॉर्म। मैं तुमको एक बात बता देता हूँ, एकदम सिंपल सा बात बता देता हूँ, ठीक है। एंड इट इज फॉर एवरीवन कि भाई आपका जो 14 मार्क्स है ना, वो 14 मार्क्स में आपको कम से कम 12 से 14 के बीच में मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई 2 पेज को तुम रट लो, थ्योरी मार्क करवा लो और बाद में फिर तुम ही पे दोष देगा कि तुमको याद ही नहीं होता, तुमको समझ ही नहीं आता। एक बार अगर तुमको कोई समझा देना, उसके बाद स्टूडेंट आर वेरी स्मार्ट, तुम खुद समझ जाएगा, तुमको याद है, अब तुम बना के लिखेगा। रटा हुआ चीज तुम भूलता है, समझा हुआ चीज तुम कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। आ जाओ, तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मार्केट? क्या है सेकेंडरी मार्केट का फंक्शन? तो भैया ये क्या करता है, मैं मार्क करो, मेरे साथ मार्क करो। ये इकोनॉमिक ग्रोथ में तो पहले कंट्रीब्यूट करता है थ्रू एलोकेशन ऑफ फंड टू द मोस्ट एफिशिएंट चैनल, ठीक है। दूसरा भैया, ये एक बात बता, एलोकेशन ऑफ फंड मतलब फंड देगा तो कैसे देगा? अबे लिक्विड देगा, पैसा देगा। तो भाई दूसरा पॉइंट क्या बना मेरा? दूसरा पॉइंट क्या बना? टू फैसिलिटेट लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब पैसा देने के समय भाई रूल रेगुलेशन से देगा, सेफ्टी होना चाहिए भाई पैसा। तो अरे ये कीवर्ड याद कराने का तरीका बता रहे हैं, देख मैं बात सुन मेरा, हम कीवर्ड याद कराने का तेरे को तरीका बता रहे हैं, एलोकेशन ऑफ फंड, ठीक है। ऐसे ऐसे कीवर्ड्स निकालो जो आप एफएम में भी पढ़ रखे हो, एलोकेशन ऑफ फंड्स आपने एफएम में भी पढ़ रखा है, ठीक है। लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ये आपने एफएम अकाउंट्स में भी पढ़ रखा है, अच्छा ठीक है। मेजर ऑफ सेफ्टी एंड फेयर डीलिंग टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर, जागो ग्राहक जागो, ऐसे करके याद रखना कि भाई प्रोटेक्ट इन्वेस्टर, ठीक है। फंड देंगे तो भैया लिक्विडिटी हो, मार्केट में चले, उसका हम सेफ्टी भी देखते हुए देंगे, ठीक है। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, अब फंड दे रहे हैं तो भैया तुम्हारे पास पैसा आ गया, अब तुम्हारे पास पैसा आ गया तो क्या करेगा, तुम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। पैसा नहीं था, अबे तुम पैसा क्यों लिया है? बिजनेस बढ़ाने के लिए, तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा, तुम्हारे हाथ में पैसा है। हाँ तुम गोगा है तो बिजनेस डुबाएगा भी, अब उसके लिए तो तुम रिस्क लिया ही है, तुमने अपना कॉस्ट कंसीडर किया होगा, तभी तो तुम बोला होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। तभी तो तुमको सर ने ये पढ़ाया होगा केडी क्या है, केपी क्या है, केई क्या है, केआर क्या है, और बाद में तुम केओ निकालता है, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। हाँ भैया, तो भाई मैं बस वही बोल रहा हूं, जो तुम पढ़े हो ना मैं उसी से समझा दूंगा तुमको सब, तुमको और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर जब तुम्हारे पास पैसे आ गए तुम उससे बिजनेस कर, ये जो बोल रहा हूँ ना, ये याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे ना तुमको याद रहेगा। फंड आया, फंड किस में आएगा? लिक्विडिटी, मार्केटेबिलिटी होगा, उसको सेफ्टी मेजर होना चाहिए, उससे इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा, और फिर हम वैल्यूएशन करेंगे सिक्योरिटी का। ये क्या है, मिमोनिक्स बना दिया मैंने, जिससे तुमको तरीका पता चल जाए तुमको याद कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, ये वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज कॉज्ड बाय चेंजेस, भाई ये तुम इतना भी याद रखेगा ना तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये सब चीज़ ना क्या है कि तुमको अच्छे से एक बार तुम पढ़ लिया, उसके बाद तो तुमको देयर इज नो स्टॉपिंग। ये कीवर्ड्स के इर्द गिर्द तुम अपना बहुत कुछ बना सकता है। और ये देखो, स्वागत करो, देखो मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस। जो मैंने ऊपर में पढ़ाया है ना बेटा, उसी का ही यहाँ पे दिया है। देखो मैंने क्या बोला, भैया एक बार दिखा दो, भैया एक बार दिखा दो। इट डील्स विथ न्यू सिक्योरिटीज, ठीक है, मतलब आईपीओ का बात हो रहा है रे गोगा लोग, हाँ। और इट डील्स विथ ओल्ड सिक्योरिटीज, याद है, री सोल्ड करते हो आप, ठीक है। हाँ भैया, ठीक है। एक चीज और मैं तुमको बता दूं, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं। सिक्योरिटी मार्केट 2 चीजों में बटा है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। छोड़ो भाई, इसको छोटा लिखते नहीं तो प्राइमरी मार्केट गुस्सा हो जाएगा कि आप मेरे को नहीं लिखा पूरा, ठीक है। प्राइमरी मार्केट में आईपीओ आता है, सेकेंडरी मार्केट में क्या आता है, बोलो क्या आता है? स्टॉक मार्केट, वेरी गुड, स्टॉक मार्केट आता है। ये न्यू मार्केट है, ये री इशू करते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं तुमको एक बात बता देता हूँ बेटा, स्टॉक मार्केट भी 2 लोगों का होता है, एक होता है कॉरपोरेट के लिए और फिनेंशियल एफआईज के लिए।
बड़े बड़े लोग, कॉरपोरेट, एफआईज, ये लोग। और एक होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू के लिए होता है, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए भी होता है, ठीक है। तो भाई ये दो टाइप का होता है। आप यहाँ पे देखो लिखा भी होगा, हाँ ये देखो यहाँ लिखा है द सेकेंडरी मार्केट फॉर कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और सेकेंडरी मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बॉन्ड्स, पीएसयू, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसमें देखो कितना इसमें, हाँ इसका फायदा क्या है पीएसयू का, कि इसमें जो भी आप डील करते हो ना वो लंबे टाइम पीरियड के लिए होता है, मतलब 5 साल से 20 साल तक में ये होता है, 5 साल से 20 साल तक में ये होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये बस ज्ञान के लिए मैंने आपको बताया है, इंस्टीट्यूट भी आपको ज्ञान के लिए ही बोलेगा, ठीक है। तो भाई ये पूरा चार्ट है जो मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है कि तुमको याद रहे, मैंने बना दिया है कि वो तुमको याद रहे, ठीक है। आ जाओ, तो प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं एक बार। इट डील्स विथ न्यू सिक्योरिटीज, इट इज़ अ मार्केट फॉर ओल्ड सिक्योरिटीज, ठीक है भैया, एकदम सही है, बिल्कुल सही है भैया, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को पैसा देता है और ये क्या करता है, ये ऑलरेडी इशूड किया है, ठीक है, और इसके कोटेशन मार्केट में आता रहता है, ठीक है। एनएसई बीएसई जो मैंने तुमको बोला। सेल परचेज, सिक्योरिटी आर एक्वायर्ड फ्रॉम इशूइंग कंपनीज देमसेल्फ, कंपनी यहाँ पे सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम है ना भाई, पहली बार है कंपनी यहाँ पे सिक्योरिटी इशू करता है, और यहाँ पे सोल्ड बाय द इन्वेस्टर। जैसे यहाँ पे क्या है, मेरे पास था, मैंने तुमको बेच दिया थ्रू स्टॉक मार्केट। समझ में आ रहा है? हाँ भैया, ठीक है भैया, ये सब तो आपने ऊपर ही पढ़ाया है। अरे पढ़ाया है, लेकिन एक बार क्या है ना, कर लेता हूँ। अच्छा, आईपीओ में पहला बार आया तो वॉल्यूम क्या होगा, लो होगा, और भाई बहुत बार खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? प्राइमरी मार्केट का ना कोई मतलब फिजिकल अस्तित्व तुमको एग्जिस्टेंस, मतलब जियोग्राफिकल एग्जिस्टेंस नहीं दिखेगा। तुम नोटिस किया होगा, मैं बता रहा हूँ, तुम लोग सीएमए का स्टूडेंट है, यू आर द मोस्ट स्मार्टेस्ट स्टूडेंट, यू आर, मतलब सीएमए का स्टूडेंट लोग, सीएस का स्टूडेंट लोग, दे आर कंसिडर्ड द स्मार्टेस्ट, एंड ऑफ कोर्स यू आर वेरी स्मार्ट, इसीलिए तो आप ये पढ़ रहे हो। आपने देखा होगा कि एक स्टॉक इशू हुआ है और फिर एक घंटी बजाया जाता है, तुमने देखा होगा, 100% तुमने देखा होगा कि एक घंटी बजाए, घंटा बजाया जाता है, उस घंटा के साथ बताया जाता है कि भाई आपका मार्केट का आईपीओ आ गया। तो भाई कोई जियोग्राफिकल एग्जिस्टेंस इसमें नहीं है, ये कोई टेंजिबल फॉर्म में नहीं है, ये सब सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन में हो रहा है। समझ में आया? आप बाद में पढ़ोगे बुक बिल्डिंग, एक मेथड होता है बुक बिल्डिंग, उससे होता है। लेकिन आप एनएससी का ऑफिस देख सकते हो, बी, अरे उधर भी सॉफ्टवेयर हो, लेकिन इसका एक एग्जिस्टेंस है। देख, सेकेंडरी मार्केट है फिजिकल एग्जिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और ये पर्टिकुलर इसका ज्योग्राफिकल एरिया में होगा जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव और जहाँ पे ये लोकेटेड होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो भाई ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी, ये आपको पढ़ना है। अच्छा, कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में सिमिलरिटीज क्या है, कि भैया सिंपल सा बात है कि भैया दोनों में स्टॉक का ही ट्रांजैक्शन किया जाता है, कंट्रोल दोनों का ही सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन से होता है, और दोनों ही मार्केट पे डिपेंड है, मतलब एक दूसरे पे म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है। जैसे मान लो अगर स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो और कंपनी को इनकरेजमेंट होगा ना कि हम भी अपना शेयर लाएं, पब्लिक को बेचें, वहां से पैसा उठाएं, है कि नहीं? अगर स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब सेकेंडरी मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर सेकेंडरी मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो प्राइमरी मार्केट भी मोटिवेशन होगा कि हम भी, और आईपीओ का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, आईपीओ का और वॉल्यूम बढ़ेगा, आईपीओ और ज्यादा बिकेगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? देखो ये लाइन लिखा भी है यहाँ पे, लास्ट लाइन मेरा फेवरेट लाइन है ये, इफ स्टॉक मार्केट परफॉर्म वेल देन इट ऑल्सो इंस्पायर द न्यू इशू मार्केट, ठीक है। तो भाई ये देख लेना, अब इसमें क्या क्या बेचा जाता है, अब तुम बचपन से ये पढ़ रहे हैं। 2 टाइप ऑफ सिक्योरिटी मैंने आपको बोला था, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, मैं बोला था ना प्रेफरेंशियल का भी बहुत होता है, क्यूमुलेटिव होता है, नॉन क्यूमुलेटिव होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ये सब तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इक्विटी होता है, तो 2 टाइप ऑफ सिक्योरिटी जो ट्रेड होता है इन स्टॉक एक्सचेंज में, क्या क्या, इक्विटी शेयर्स। अब देखो
टू टाइप मतलब भाई इक्विटी के अंदर दो टाइप है, लेकिन टाइप दो है, एक इक्विटी है और एक डेट है। भैया यही तो बोल के आपने स्टार्ट किया था कैपिटल मार्केट कि लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी, है ना? तो भाई वही है। और इक्विटी में मैंने पढ़ाया भी था कि एक इक्विटी होता है और एक प्रेफरेंस होता है, एक इक्विटी होता है और एक प्रेफरेंस होता है, याद कर। तो भाई इस पे मैं रीड लिखूंगा कि ये तुम रीड जरूर करोगे, क्योंकि ये 11-12 में भी हमने पढ़ रखा है। देखो जो जरूरी वाली चीजें है ना वो सब बतानी चाहिए, नहीं तो क्या होता है ना, दिक्कत हो जाता है भाई, ठीक है? तो दिक्कत नहीं करना अपने को, क्या है, सब पढ़ना है। अब डेट में क्या आता है भैया? डेट में भैया डिबेंचर्स आता है, सिर्फ डिबेंचर्स आता है। एफए में भैया ने सिखाया था ना, जीरो कूपन बॉन्ड्स के बारे में भैया ने बोला होगा, ठीक है? नवनीत सर ने बोला होगा तुमको, ठीक है? मैं भैया बोलता हूँ क्योंकि मैं भी नवनीत सर का ही स्टूडेंट हूँ और अविनाश सर का ही स्टूडेंट हूँ जो मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे भी सर नवनीत सर एंड अविनाश सर ही रहे हैं, ठीक है, जैसे आपके हैं, ठीक है? तो इधर आइए। तो भैया डेट सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है भैया? डिबेंचर आता है, बॉन्ड्स आता है, ये सब आता है, ठीक है? तो भैया अब एक बात बताओ, अब ज्ञान के लिए ये सब पढ़ना है, ठीक है? क्या होता है इसमें? इंटरेस्ट पे होता है, ये सब मार्क कर लो जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है? अब देखो एक ज्ञान के लिए ये लाइन भी पढ़ सकते हो, अच्छा लाइन है। क्या बोल रहा है कि व्हेन पब्लिक और राइट इशू, याद करो पब्लिक इशू राइट इशू पढ़ाया था, अगर किसी डेट सिक्योरिटी का अगर 100 करोड़ से ज्यादा है तो भैया 2 डिफरेंट एजेंसीज को ऑब्टेन करना पड़ेगा। एक एजेंसी 100 करोड़ से ज्यादा डेट किसी कंपनी का इशू नहीं कर सकता, 2 एजेंसी को इशू करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने राम का एजेंसी ले लिया, श्याम का एजेंसी ले लिया और मेरा कंपनी है, तो ये 2 इंस्टीट्यूट, ये 2 कंपनीज मेरे क्या करेंगे? मेरे डेट को इशू करेंगे अगर मेरा वॉल्यूम 100 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है? और अगर मैच्योरिटी जो है अगर 18 महीना से ज्यादा है, और उसको सुन 18 महीना से ज्यादा अगर मैच्योरिटी है तो 2 कंपनी लेना पड़ेगा, 100 करोड़ से ज्यादा भी है तो भी 2 कंपनी हमें लेना पड़ेगा डिबेंचर को इशू करवाने के लिए। एक बार फिर से, इशू ग्रेटर देन 100 करोड़ और इट इज इक्विवेलेंट आर इशूड 2 रेटिंग्स फ्रॉम 2 डिफरेंट एजेंसी शैल बी ऑब्टेन्ड, समझा? ठीक है? इन केस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स विथ मैच्योरिटी ऑफ मोर देन कितना मंथ? 18 मंथ्स, ठीक है? तो उसके लिए आपको एक और चीज करवाना पड़ेगा, एक डिबेंचर ट्रस्टी भी अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो भाई ये सब तो कभी इंस्टीट्यूट नहीं पूछेगा, इंस्टीट्यूट यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इंस्टीट्यूट यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? तो क्या क्या है देखो, मैंने आपको बताया भी था, जीरो को देखो इस बॉन्ड्स में भी है बहुत सारा, डेट में भी है, 1-2 नाम आप याद रख लेना और आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? अदर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो मार्केट में ट्रेड किया जाता है क्या क्या? एक है सिक्योर्ड प्रीमियम नोट, एसपीएन बोलते हैं इसको, देखो आपके बुक में लिखा भी है लेकिन फिर मैं बोल देता हूँ एसपीएन। एसपीएन क्या होता है ना? सिक्योर्ड, इसका मतलब क्या होता है? ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो डिटैचेबल वारंट एंड इज रिडीमेबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड 4 to 7 ईयर। सुनो, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट। तो पहले तो ये क्या होगी, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स भी और कुछ नहीं, एक डेट इंस्ट्रूमेंट की तरह ये कि अगर कंपनी आपसे डेट ले रहा है, मतलब लोन ले रहा है, डिबेंचर इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर और इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, तो आपको एक क्या करेगा, एक इंस्ट्रूमेंट, डेट इंस्ट्रूमेंट आपसे पैसा लिया, अभी तो कहीं तो लिख के देगा ना कि मैंने आपसे पैसा लिया है, मैंने आपसे डिबेंचर्स लिया है, इतने साल बाद रिडीम होगा, इसीलिए आप पढ़ते थे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो उसके साथ एक डिटैचेबल वारंट भी देगा, ठीक है, जो आप 4 से 7 साल के अंदर उसको रिडीम करवा सकते हो। तो वो सिक्योर्ड प्रीमियम है। जैसे मान लो डिबेंचर है 15 साल का, अब तुम क्या क्या सिक्योर्ड प्रीमियम तुम एक एन कर लिया कि भाई ये 4 से 7 साल में इतना अमाउंट तुम अपना करवा लेगा, ठीक है? अब क्या है ऑप्शन टू कन्वर्ट, क्या है एसपीएन एक और होता है, जैसे अगर तुमको डेट में मन नहीं लग रहा, तुमको लग रहा है भाई ये कंपनी तो आगे चल के बहुत अच्छा बनेगा, ये कंपनी तो आगे चल के बहुत नाम कमाएगा, तो एक काम करते हैं, मैं अभी डेट डिबेंचर होल्डर हूं, मैंने डेट दे के रखा है कंपनी को, अब एक काम करते हैं, कंपनी को क्या करते हैं ना, एसपीएन का राइट इशू करते हैं। मैं क्या किया, मैंने अपने एसपीएन के राइट लेके बोला कि देख भाई हम तेरे क्रेडिटर हैं, ठीक है, हम तेरे क्रेडिटर है, लेकिन अब हम तेरे ओनर बनना चाहते हैं।
तो बोला भाई क्या करना है, तो भाई देख अब तेरे डिबेंचर होल्डर है, तुमने मेरे को डिबेंचर इशू किया था और पैसे लिए थे, अब मेरा डिबेंचर को तुम कन्वर्ट करवा दो किस में, कन्वर्ट इट इनटू इक्विटी शेयर्स, दैट इज अ डिटैचेबल वारंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। भैया ये वही डिटैचेबल वारंट है क्या जो मुझे यहां पे मिला था? यस, समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन आपको ये वारंट उतना ही टाइम लिमिट के अंदर कन्वर्ट करवाना पड़ेगा शेयर्स में जितना टाइम लिमिट कंपनी ने इशू करके दिया है। अगर कंपनी बोला कि 3 साल के अंदर आप करवा सकते हो तो 3 साल के, जब 4 साल के बाद तुम जा रहा है बोला भाई मेरे को डिबेंचर होल्डर से मेरे को शेयर होल्डर में कन्वर्ट कर दो, नहीं होगा, क्योंकि ये डिटैचेबल वारंट जो होता है ना बेटा, जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है, शुड बी डन विद इन अ टाइम पीरियड स्पेसिफाइड बाय द कंपनी। अब एडीआर क्या है मैंने आपको बता दिया था, याद करो, वहां पे भी बताया था, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये दोनों क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको प्राइवेट अंडरटेकिंग एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करता है फंडिंग लेने के लिए फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, फ्रॉम, अरे बोल रहे बाबा, फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। तो भैया इससे एडीआर और जीडीआर होता है, ठीक है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ऑफ कोर्स अमेरिका का है तो डॉलर में होगा। देखो डॉलर को तुमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, व्हीकल करेंसी बोलते हैं, सीए वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, डॉलर को व्हीकल करेंसी बोलते हैं, मतलब डॉलर ना हर कंट्री में चल जाता है। आज यूएस इतना सुपर पावर क्यों है भैया? वो लोग गोरा गोरा है, हट बेशरम। यूएस सुपर पावर इसीलिए है क्योंकि उनका करेंसी सुपर पावर है, पावरफुल है, डॉलर पावरफुल है। अच्छा एक बात बताओ, डॉलर से ज्यादा महंगा तो पाउंड है, डॉलर से ज्यादा महंगा तो रियाल है, लेकिन डॉलर का एक्सेप्टेबिलिटी रेट ना हर कंट्री में, दुनिया में जितना कंट्री है सब डॉलर को एक्सेप्ट करते हैं। दिस मेक्स अमेरिका सुपर पावर। समझ में आ रहा तुमको? क्योंकि अमेरिका में आज के टाइम में दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास है। अब गूगल कर लेना, सबसे ज्यादा गोल्ड किस कंट्री के पास है? अमेरिका के पास। इसीलिए उनका करेंसी का वैल्यूएशन और एक्सेप्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है भैया आगे बढ़ो। ठीक है, तो जीडीआर हो गया। जीडीआर है क्या? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम अब्रॉड में इशू करते हैं ऑथराइज करने के लिए कि भाई आप मेरे इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करें। ठीक है, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है आउटसाइड इंडिया एंड डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर रिप्रेजेंटेड बाय द जीडीआर इन इंडियन रुपीज ओनली। और डिविडेंड जो आपको मिलेगा, भले आप फॉरेन में, लेकिन आपको डिविडेंड इंडियन रुपीज में ही मिलेगा। ठीक है, अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एडीआर और जीडीआर में कोई डिफरेंस नहीं है। डेरिवेटिव क्या है? अ डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ बेसिक अंडरलाइंग वेरिएबल। मतलब देखो बात समझो, डेरिवेटिव, अब देखो क्या होता है, अगर मैं तुमको एक 100 रुपया का नोट दूं, बात समझना, और मैं बोलूं कि भाई ये 100 रुपया का जो नोट है ना, ये जो 100 रुपया का नोट है इसका वैल्यू 100 है। भैया क्या बोल रहे हो, ये तो हाँ 100% 100 रुपया का नोट का वैल्यू 100 ही होगा। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये 100 रुपया का ही वैल्यू है, ये कहाँ लिखा है? तुम बोलोगे भैया क्या पागल आदमी, लिखा हुआ है यहाँ पे 100 रुपया। भाई बात समझ, ये 100 रुपया का वैल्यू यहाँ जो 100 रुपया लिखा है ना उससे नहीं आता, नीचे आरबीआई का साइन किया हुआ है, वहां पे एक लाइन लिखा रहता है, तुम पढ़ना, मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूं, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ 100 रुपीज, ऐसा कुछ लिखा होगा। तब आरबीआई वो नोट अपना डिमांड कहां से डिराइव किया पता है? आरबीआई के साइन से डिराइव किया। इसीलिए जो नोट का डिमांड है ना उसको हम लोग डिराइव्ड डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड डिमांड। तो ये डेरिवेटिव का काम किया है। तो ऐसे करके ना डेरिवेटिव इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, एक फिनेंशियल डेरिवेटिव होता है, एक कमोडिटी डेरिवेटिव होता है। जैसे ये सब ना स्टॉक मार्केट के टर्म्स है, फ्यूचर ऑप्शन, फॉरवर्ड ऑप्शन, स्वैप, क्योंकि मैं खुद फ्यूचर ऑप्शंस में हूं, मैं ट्रेड करता हूं, तुमने ये नाम सुना होगा। ठीक है, फाइनल में पढ़ोगे, फाइनल में एसएफएम में पढ़ोगे, तुम ये सब पढ़ोगे। ठीक है, फिर ईसीबी है, एफसीबी है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। तो बस तुम इतना याद रखना, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका वैल्यू डिपेंड करता है किसी उस चीज पे वैल्यू पे ऑफ बेसिक अंडरलाइंग वेरिएबल, इन द सेंस
एक ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है दैट ऑफर रिटर्न बेस्ड ऑन द रिटर्न ऑफ सम अदर अंडरलाइंग एसेट। जैसे मैं आपको रिटर्न तभी दे पाऊंगा जब मैंने आपका पैसा जिस एसेट में लगाया वहां से मैं अगर कमाऊं तो मैं आपको वहां से डिराइव करके आपको एक रिटर्न दे सकता हूं। तो आपका जो वैल्यू डिपेंड करता है ना, वो मेरे बेसिक अंडरलाइंग वेरिएबल पर डिपेंड करता है। मतलब आपको जो मैं रिटर्न ऑफर करूंगा वो किसी ना किसी मेरे एसेट पे डिपेंड करता है। ओहो अच्छा। अब अगर एक बात बता, रुपया का पावर अगर डॉलर के मुकाबले कम रहा है, अगर रुपया का पावर डॉलर के मुकाबले कम रहा है तो क्या होगा? रुपया का डिमांड घटेगा। जो डिराइव कर रहा है ना आरबीआई के गवर्नर के साइन से, क्या होगा? घटेगा। डेरिवेटिव्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बेटा, ठीक है। कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, प्लीज इसको रीड करना। ये कंपल्सरी क्या है कि आपको कन्वर्ट करवाना ही पड़ेगा इनटू स्टॉक, और ऑप्शनली क्या है कि भैया ये आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको कन्वर्ट करवाओ, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो लेकिन कन्वर्ट करवाओगे तो उस दिन का क्या प्राइस चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या डिसाइड किया इश्यूअर, उस सब कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको ओसीडी बोलते हैं, इसको सीसीडी बोलते हैं, कैफे कॉफी डे नहीं। और वो ओसीडी मतलब बीमारी नहीं होता, ये ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर होता है। अब भाई एडवांटेज ऑफ ओसीडी क्या है? क्वासी इक्विटी, डिपेंडेंस ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज रिड्यूस बिकॉज ऑफ इनहेरेंट ऑप्शन फॉर कन्वर्शन, ठीक है, कि भैया सिंस दिस आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी दे नॉट टू बी रीपेड इन द नियर फ्यूचर। अगर हम डिबेंचर होल्डर है, हम क्या है? अगर हम डिबेंचर होल्डर है तो हम तो भाई आपको मेरे को इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा, चाहे तुम पैसा कमाओ ना कमाओ, भाई हम तो क्रेडिटर है, हमको पैसा दो। लेकिन अगर मान लो कोई क्वासी इक्विटी है कि भाई आप क्वासी मतलब क्रिएटेड बाय लॉ, आप अकाउंट लॉ में पढ़े हो ना फाउंडेशन में, क्वासी मतलब क्रिएटेड बाय लॉ। तो भाई अगर क्रिएटेड बाय लॉ के हेल्प लेकर अगर तुम इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो, अगर तुम शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो गया तो जो कंपनी तुमको इंटरेस्ट का पेमेंट करता था, अबे वो तो नहीं देना पड़ेगा ना रे भाई। कंपनी जो तुमको इंटरेस्ट का पेमेंट करता था वो तो नहीं देना पड़ेगा कंपनी को, क्योंकि अब तुम शेयर होल्डर बन गया है। तो भाई विच दे नीड नॉट टू बी रीपेड इन नियर फ्यूचर, ठीक है। अभी जो मैं मार्क कर रहा हूं ना वो आप पढ़ना, ये सब आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। कैपिटल गेन वो सब आप टैक्स में पढ़ चुके हो, ठीक है। अब डीप डिस्काउंट बॉन्ड, इसको थोड़ा सा पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो बेटा चैप्टर में मैं आपको बता दूं यूरो बॉन्ड एंड मसाला बॉन्ड्स ये सब ना कभी कभी आता चैप्टर में ना, ज़्यादातर CCCHO क्लियरिंग हाउस का क्या रोल है ये और ज़्यादा कुछ नहीं है चैप्टर में। अगर तुम चैप्टर को देखो, यहाँ पे फिर से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आ गया, तो ये हमारे रीड में आ जाएगा, क्योंकि ये इसके ऊपर मैंने 20 मिनट बात किया है, तो मैं मार्क करवा दूंगा, ये आपके रीड में आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा, टेंशन का बात ही नहीं है कुछ, ठीक है। देख बुक बिल्डिंग प्रोसेस, मैंने आपको बोला था ना अभी एक मेथड, बुक बिल्डिंग मेथड, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ज़्यादा इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें जो मैं मार्क करूंगा बस वही पढ़ना है। बुक बिल्डिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, ग्रीन शू ऑप्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको थोड़ा सा आपको पढ़ के रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑफर फॉर सेल, इनसाइडर ट्रेडिंग मैंने आपको यूनिट 1 में भी बात किया है, ये यूनिट 1 में भी मैंने आपसे बात किया, पहले का जो 2 वीडियोज़ है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का जो 2nd वीडियो है उसमें भी मैंने इनसाइडर, ये इलीगल है, याद करो मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि चैप्टर देखने में बड़ा लगेगा, लेकिन जब आप चैप्टर को पढ़ने लग जाओगे ना, अब ये सब जरूरत नहीं है, रेटिंग फेटिंग ये सब जरूरत नहीं है, आपको क्रेडिट रेटिंग क्या होता है वो जानना है, अब ये सब आपको जानने का जरूरत नहीं है, फिर चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो भाई मैं आपको बस इतना बोल रहा हूँ कि भाई आप चीज़ों को लिटरली समझने का कोशिश करना, रैदर दैन आप चीज़ों को रटने पे मत जाना। अब डीप डिस्काउंट बॉन्ड क्या है, देखो ओसीडी मैंने आपको समझा दिया है, अब आपको क्या करना है ना, डिसएडवांटेज का एक पॉइंट रीड कर लेना बस, और ज्यादा नहीं करना है, ओसीडी समझिए, एक पॉइंट रीड कर लेना, खत्म हो जाएगा। डीप डिस्काउंट बॉन्ड क्या है? डीप डिस्काउंट बॉन्ड मतलब भैया इसको ना जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड भी बोलते हैं। डीप डिस्काउंट बॉन्ड इज अ फॉर्म ऑफ जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड विच आर सोल्ड एट अ डिस्काउंटेड वैल्यू दैट इज बिलो पार। जैसे मान लो कोई चीज़ का वैल्यू है 100 रुपया,
मैंने बोला जा 10 रुपया में ले ले, मतलब मैंने इतना गहरा डिस्काउंट दिया तुमको, समझ में आया? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डीप डिस्काउंट बॉन्ड विच आर सोल्ड एट अ डिस्काउंटेड वैल्यू बिलो पार, मतलब पार वैल्यू से भी कम में मिलेगा, एंड ऑन मैच्योरिटी द फेस वैल्यू पेड टू इन्वेस्टर। बस इतना याद रखो भाई, मान ले 100 रुपया का माल था, मैंने बोला जा 10 रुपया में ले ले जा, तो भैया उस समय तो फायदा हुआ, लेकिन जब मैच्योरिटी हो जाएगा ना, जब मुझे तुमको पैसा लौटाना पड़ेगा, तो भाई मैं तुमको 100 रुपया ही लौटाऊंगा, क्योंकि 100 का माल तो तुमसे 10 रुपया में मैंने लिया, लौटाने के समय मैं तुमको 100 रुपया दूंगा। याद रखना, खरीदा बहुत कम पे जाता है, लेकिन जब रिडीम किया जाता है ना, तो एट पार में ही रिडीम किया जाता है। रिडीम किया जाता है तो किस में किया जाता है बताओ, एट पार में ही रिडीम किया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एग्जाम्पल पढ़ो, बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू जो 1 लाख का था, उसको हम 5,000 में दे सकते हैं। अबे 1 लाख का माल 5,000 में दे रहे हैं, लेकिन मैच्योरिटी पे आपको 1 लाख ही मिलेगा। मान लो 20 साल के बाद मैच्योरिटी है, लेकिन आपको हम 1 लाख ही देंगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए देखना, एक चीज याद रखना, एक चीज नहीं, 2 चीज याद रखना कि डीप डिस्काउंट बॉन्ड में डिस्काउंट बड़ा गहरा होता है, बहुत हाई वैल्यू पर डिस्काउंटेड होता है, और दूसरा जिसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है ना, वो बहुत लॉन्ग टर्म का होता है। वो बहुत किसका होता है, लॉन्ग टर्म का होता है। समझ में आ रहा है? पीरियोडिक रिडम्पशन भी हो सकता है, जैसे मान लो 20 साल का है, तो मैंने बोला हर 5-5 साल में चलो दे देंगे, ठीक है, लेकिन भैया इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मान लो, अरे भाई मान लो 100 रुपया देना है तुमको, 10 रुपया तुमसे लिए, 100 रुपया दे देंगे, मान लो 20 साल में, तो हर 5 साल बाद मैंने क्या किया, आपको डिवाइड करके दे दिया। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। यूरो बॉन्ड एंड मसाला बॉन्ड, ओनली नेम्स, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सबका ओनली नेम्स चाहिए, आधा से ज्यादा चीज आर नॉट नीडेड। लेकिन क्या है ना कि इतना भी डिटेल्ड में लोग नहीं जाते, ठीक है, और इंस्टीट्यूट का भी ट्रेंड बन चुका है कि भाई वो क्वेश्चन वैसा वैसा देते हैं जो भाई तुम छोड़ के जाता है। यूरो बॉन्ड क्या है कि भैया एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, डेट इज डिनोमिनेटेड इन करेंसी अदर देन होम करेंसी ऑफ द कंट्री ऑफ अ मार्केट इन विच इट इज इशूड। फिर से पढ़ो, एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जो डिनोमिनेटेड इन अ करेंसी अदर देन होम करेंसी है, मतलब अगर तुमको इंडिया में हम यूरो बॉन्ड देगा, तो उसके अंदर जो डिनोमिनेशन होगा, जो वैल्यू होगा, वो इंडियन करेंसी से रिलेट नहीं करेगा, वो बाहर के करेंसी से रिलेट करेगा जिस कंट्री में वो इशूड हुआ है। यूरो बॉन्ड्स आर फ्रीक्वेंटली ग्रुप टुगेदर बाय द करेंसी इन विच दे आर डिनोमिनेटेड, सच एज यूरो डॉलर। जैसे देखो, डॉलर ना सिर्फ यूएस का नहीं होता है, सिंगापुर का भी डॉलर होता है, ठीक है, यूरो डॉलर भी होता है। सिंगापुर का डॉलर को आप एसजीडी बोलते हो, सिंगापुरियन डॉलर, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, अगर सिंपल सा बात में हम ये समझे कि यूरो बॉन्ड क्या है, तो भैया ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जो होम करेंसी में इशू हो रहा है, लेकिन होम करेंसी के डिनोमिनेशन में इशू नहीं होगा। मसाला बॉन्ड्स क्या है भैया, ये 2014 में आईएफसी ने लॉन्च किया था, ठीक है। मसाला बॉन्ड आर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशूड आउटसाइड इंडिया बाय इंडियन एंटिटीज, मतलब भैया उल्टा, यूरो बॉन्ड इंडिया में इशू होगा लेकिन डिनोमिनेशन बाहर का रहेगा, मसाला बॉन्ड बाहर इशू होगा लेकिन डिनोमिनेशन इंडिया का रहेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे भाई इन्वेस्टमेंट, पैसा उठाने में, लोन लेने में, भाई बॉन्ड्स दे दिए कि भाई इतना का लोन लिए, मसाला बॉन्ड्स ले लो, ठीक है। मसाला मतलब पुड़िया मत समझ लेना रे बाबा, पुड़िया नहीं होता है मसाला मतलब, ठीक है, ठीक है। रोलिंग सेटलमेंट क्लियरिंग हाउस ऑपरेशन, इसको ना सीएचओ भी प्यार से बोलते हैं बहुत लोग, सीएचओ, ठीक है। अब ये रोलिंग सेटलमेंट क्या है, इसको थोड़ा प्यार से पढ़ना। और रोलिंग सेटलमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। और रोलिंग सेटलमेंट इज अ सेटलमेंट साइकिल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, मतलब ये एक स्टॉक एक्सचेंज का साइकिल है जिसपे सेटलमेंट होगा, where all trade outstanding at the end of the day have to be settled. That is, the buyer has to make payment for securities purchased and the seller has to deliver the securities sold. मतलब एक दिन में जितना शेयर खरीदा गया है और शेयर बेचा गया है, तो जो खरीदा है उसको एंड ऑफ द डे में, जब मार्केट क्लोज होगा, ठीक है, तो एंड ऑफ द डे में उतना पेमेंट उसको करना पड़ेगा, और जो खरीदा है उसको देना पड़ेगा, जो बेचा है उसको करना पड़ेगा। मतलब बायर एंड सेलर दोनों को अपना अपना सेटलमेंट सेटल करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रोलिंग। अच्छा, रोलिंग का वर्ड कहाँ से पढ़ा, बता सकते हो? रोलिंग का मतलब पढ़ा क्योंकि ये टाइम से रिलेटेड है,
रोल करके, मतलब टाइम लिमिट के अंदर आपको सेटलमेंट करना है। जैसे अगर मान लो मैंने बोला T+1, ठीक है, तो व्हाट इज T+1? T+1 सेटलमेंट ट्रांजैक्शन एंटर ऑन अ डे शुड बी सेटल विद इन द नेक्स्ट वर्किंग डे। मतलब अगर T बोला, T मतलब क्या हो गया कि भाई जिस दिन मार्केट बंद हो रहा है तो उस दिन जितना बाइंग हुआ है, जितना सेलिंग हुआ है, सेटल करो। T+1 क्या हो गया है, जिस दिन बाई हुआ है, सेल हुआ है, एक दिन और आप एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन दूसरे वाले दिन में आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा। T+2 2 दिन, ट्रांजैक्शन से 2 दिन। T+3, समझ में आ रहा है? तो भाई अब बात सुनना, पहले ना बेटा T+1 ही होता था, T+2 होता था, लेकिन T+3 ये इफेक्टिव हुआ है अप्रैल 2002 से। दैट इज ऑल ट्रांजैक्शन टू बी सेटल विद इन 3 वर्किंग डेज। T स्टैंड फॉर ट्रांजैक्शन, +3 मतलब 3 वर्किंग डेज में उसको सेटल करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? एंड तक क्या है भाई, T+5 तक है कि ट्रांजैक्शन +5 डेज। देखो लिखा भी है कि भाई सेटलमेंट शुड बी मेड विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। इन इंडिया द रोलिंग सेटलमेंट प्रोसेस वाज ट्रेडिंग डे T+5, बट नाउ इट इज T+3। समझ में आ रहा है? पहले T+5 था, लेकिन अब ये T+3 हो गया। और ये कब से हुआ है? 2002 से हुआ है। तो अब T+3 तक ही है, पहले 2002 के ये T+5 था। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्लियरिंग और सेटलमेंट इंपॉर्टेंट है। CHO क्या है, इसका भी तुम एक खाली कंसेप्ट लेकर तुमको जाना है, ज़्यादा जाने का तुमको जरूरी नहीं है। ज़्यादा जाने का CHO शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लेगा। ये क्लियरिंग हाउस है। ये कौन है बेटा? क्लियरिंग हाउस है। ठीक है, तो भैया क्लियर्ड बाय मींस ऑफ द क्लियरिंग हाउस, ये बहुत रेंज ऑफ सर्विस देता है। कॉन्ट्रैक्ट, क्लियरेंस, सेटलमेंट, ट्रेड, मतलब जितना भी स्टॉक मार्केट का क्लियरिंग का चीज है। ठीक है, मतलब ट्रांजैक्शन होने से खत्म होने तक ये सब ये काम करता है। ठीक है, और सब काम ठीक से करता है, क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा लगा है। किसका पैसा लगा है? पब्लिक का पैसा लगा है। इट ensure adherence to the system and procedure for smooth trading. It minimize credit risk by being counterparty to all trade. It involves daily accounting, daily हिसाब रखता है। ठीक है, मैंने यूनिट 1 में भी आपको बोला था ये चीज। ठीक है, वर्किंग का जरूरत नहीं है। डीमटेरियलाइजेशन आपको पता है। डीमटेरियलाइज पहले क्या होता है ना, स्टॉक जब खरीदते बेचते थे ना, तो पेपर पे खरीदते बेचते थे। मतलब भैया 10 स्टॉक लिया तो 10 पेपर, 100 स्टॉक लिया तो 100 पेपर। अबे किसी के पास 1000 स्टॉक है तो 1000 पेपर लेके जाएगा, उसमें से 200 बेचना है तो 200 पेपर ला के देगा। ये सब चीज़ को ख़त्म कर दिया गया और सारा स्टॉक को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डाल दिया गया। मतलब उसको बोला गया डीमटेरियलाइजेशन। मैं आपको एक स्टोरी बताऊँ। सारा स्टॉक को जब डीमटेरियलाइजेशन हो रहा था ना, मतलब जब सब कुछ ऑनलाइन आ रहा था, तो सारा स्टॉक पेपर को ना कैलकाटा में ही मंगवाया गया था और कैलकाटा में ही सारे पेपर को जला दिया गया था। ये चीज़ आप गूगल कर लेना, आपको दिख जाएगा। कैलकाटा में ही सारे स्टॉक के पेपर्स को जला दिया गया था। कैलकाटा ही इसीलिए एक ऐतिहासिक चीज़ है कि भाई कैलकाटा ही प्रोसेस किया था डीमटेरियलाइजेशन के फर्स्ट स्टेप को। इसलिए मैंने आपको बोला था ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद अगर मैंने तुम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से ही पावरफुल बोल सकता था उस टाइम में, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज ये बहुत पावरफुल था। ठीक है, तो ये मतलब फिजिकल शेयर को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, फिजिकल शेयर को आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आप क्या बोले हो? डीमटेरियलाइजेशन। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग physical certificate to an equivalent number of securities in electronic form and created in the investor account. ठीक है, तो भैया आपके पास 1000 शेयर है, तो 1000 शेयर का आपका फिजिकल फॉर्म ले लिया गया और आपको इलेक्ट्रॉनिकली 1000 शेयर दे दिया गया आपके डीमैट अकाउंट में। तुम सुनते हैं ना अपस्टॉक, जीरोधा सुना है ये सब, जीरोधा, अपस्टॉक सुना है ये सब। ठीक है, ग्रो सुनता है ना, ये सब क्या है? ये सब आप डीमैट अकाउंट ही तो खुलवाते हो, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिकली आप देख सकते हो कि आपका हर कंपनी का शेयर कितना है। 100 शेयर था, 10 बेच दिया, तो भाई 10 तुम्हारा उसी 100 में से चला जाएगा, 90 बचेगा, तो वहीं पे सब कुछ एडजस्टमेंट हो जाता है। तो भाई कैसे प्रोसेस हुआ था? नो नीड, अभी 2025 में बैठे हो तुम लोग, देयर इज नो नीड
ठीक है। इंस्टीट्यूट अपना मटेरियल को अपडेट करता नहीं है, ठीक है, तो ये सब हमको जरूरत नहीं है। दे नो नीड टू, आपको हाँ पढ़ना है तो आप रीड कर सकते हो, लेकिन ये सब ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बस आप रीड कर सकते हो, रीड करने के लिए है। अगर आपको भैया चाहते हो कि भाई नहीं मेरे को फिजिकल सर्टिफिकेट मिल जाए, मेरा तो डीमटेरियलाइजेशन है, मेरे डीमैट अकाउंट में देख पा रहा हूँ कि मेरे को पास रिलायंस का कितना शेयर है, इसका कितना शेयर है, अगर आपको चाहिए इसका एक फिजिकल कॉपी भी आपको चाहिए, तो आप उसको रीमटेरियलाइजेशन करवा सकते हो। मतलब आप अपना इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग को कन्वर्ट करवा सकते हो फिजिकल सर्टिफिकेट में, तो उसको क्या बोलते हैं, रीमटेरियलाइजेशन, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देयर इज नो, जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज मेरा बात मानिए, जितना भैया बोल रहा है उतना ही रीड करना है। अगर आप देखोगे ना इस चैप्टर में से ना 5 चीज पढ़ा के छोड़ दिया जाता है, और हम लोग डिटेल्ड में पढ़ रहे हैं सारा कुछ डिटेल्ड में। मैं आपको एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ, तो भाई ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप चीज़ों को समझो, आप चीज़ों को जानो कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। सुनो, अब डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है भाई, सब पढ़, मतलब जो मेन हेडिंग है ना वो सब पढ़ो, इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है भैया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सारा सिक्योरिटी होल्ड करता है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, गवर्नमेंट का सिक्योरिटी, सब कुछ इसके पास होल्ड करता है ये, ठीक है। इन ऑफ इन्वेस्टर इन एन क्या फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। जब कोई बच्चा, अगर तुम लोग यहाँ पे होता, तुम लोग अगर अभी डीमैट अकाउंट नहीं बनाया है, तो प्लीज़ मैं आपको बोलूँगा कि 18 साल का होते होते सबसे पहले 2 काम करना चाहिए। एक, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं, एक अपना एक लाइफ इंश्योरेंस ले लो, ठीक है, और दूसरा डीमैट अकाउंट बनवा लो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इससे तुम क्या होगा, म्यूचुअल फंड में हर महीना इन्वेस्ट करते रहेगा। तुमको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। मैं बात करूंगा आपको ये सबसे। तो भाई ये NSDL और CDSL, जब आप अपस्टॉक में अकाउंट बना रहे होंगे ना, जब आप जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो में अकाउंट बना रहे होंगे, तो आप इन सब का नाम देखोगे, मतलब आपका सारा डिटेल इस बोर्ड के पास जाता है, और ये सब कुछ देखता रहता है कि भाई कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। और आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इनिशियल पब्लिक ऑफर मैंने आपको पढ़ा दिया है, बस आपको रीड एंड रिमेंबर द कंसेप्ट ओनली, रिमेंबर द कंसेप्ट ओनली, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको भैया नहीं, आप समझा दिए भैया लेकिन लिखने के लिए कुछ मार्क करवा दो, तो बस यहाँ तक ही ज़रूरी है पब्लिक, बस इतना तक, बस इतना तक, और तुमको कुछ यहाँ से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं। आईपीओ के बाद, इनिशियल के बाद क्या होता है, फिर आप फॉलो लेते हो, सेकेंडरी मार्केट में जाते हैं, याद है स्टॉक मार्केट में, तो क्या होगा, क्या होगा, फॉलो अप लोगे ना, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ठीक है। इसको सेकेंडरी ऑफरिंग भी बोलते हैं, ये स्टॉक मार्केट में होता है, ये आपको सब पता ही है। मैंने आपको 20 से 25 मिनट खाली मैंने इस पर बात किया, अब वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कुछ नहीं पढ़ना है, यू डोंट, जस्ट यहाँ तक, बस यहाँ तक, बस रीड, ये नीचे कुछ नहीं जाना, आपको कुछ नहीं पढ़ना है। बुक बिल्डिंग यहां से लेकर आपको पढ़ना है। डॉक्यूमेंट खोजो तो कहां पे है, हाँ ये रहा डॉक्यूमेंट। भाई पढ़ाते पढ़ाते हम लोग को याद हो गया है कि भाई आपको क्या पढ़ना है, और मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, पूरा यूट्यूब देख लो, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, इतना कोई नहीं बताता है, ऊपर ऊपर से भी नहीं जाते, वो छोड़ ही देते हैं। मैं बोलता हूँ आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। इंस्टीट्यूशन का, CMA इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो चुका है, ठीक है। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या है कि भैया एक प्रोसेस है जहाँ हाईलाइट करना, डिमांड ऑफ सिक्योरिटीज प्रपोज टू बी इशूड बाई अ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। इसमें एक चीज़ हाईलाइट करना, जिससे कैसे होता है, बाई मीन्स ऑफ नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, डॉक्यूमेंट, ये सब मेमोरेंडम, ये सब दिया जाता है कि भाई कितना डिमांड है सिक्योरिटी का, ये बॉडी कॉर्पोरेट प्रपोज करता है। जैसे मान लो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, मैंने बोला कि मेरा शेयर बिक, मतलब खुलेगा और 1 लाख में खुल जाएगा, 1 लाख में ये शेयर, 1 लाख शेयर मेरा बिकेगा, समझ में आ रहा है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। लेकिन वो बिका, 1 लाख से ज़्यादा बिक गया मान लो, तो उसमें अच्छा चीज़ है वो, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ कौन, हाँ कौन,
হ্যাঁ বলুন। স্মাইল কোড 4681। हेलो, चलो ठीक है। तो इतना तक आप, आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा फ़ोन आ गया था, ओटीपी बताना पड़ा, बट ठीक है, इट्स ओके। ठीक है सर, बस इतना ही पढ़ना है आपको कि भैया कितना डिमांड है, कितना सिक्योरिटी बिकेगा, एक प्रपोज डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स इट। फिर बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस क्या है कि भैया द इशूअर ऑफ द कंपनी शैल अपॉइंट एन एलिजिबल मर्चेंट बैंकर। बस इतना याद रखना कि आप जो डॉक्यूमेंट दिए हो वो डॉक्यूमेंट के लिए एक एलिजिबल मर्चेंट बैंकर आएगा, ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट सेबी में सबमिट होगा। इतना बस, उससे ज़्यादा अगर आप पढ़ रहे हो इट्स नॉट नीडेड, इट्स नॉट नीडेड। फ्लोर बैंड क्या होगा, रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, ये सब लॉ में आप पढ़ते हो, आपने पढ़ा भी होगा लॉ में, रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस ये सब, ठीक है, ये सब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। बिड एटलीस्ट 3 वर्किंग डे से खुलेगा, नॉट मोर देन 7 डेज, ये सब आप रीड कर लो, ठीक है। प्राइस अगर जो होगा वो प्राइस क्या होगा बेटा बताओ? प्राइस जो होगा अगर वो रिवाइज करना होगा तो 13 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं मार्क करके दे रहा हूँ कि आप ये सब पढ़ो, ये सब जानो, ये सब देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी आपको इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यू डोंट नीड एनीथिंग। बुक बिल्डिंग के एडवांटेजेस, 3 एडवांटेजेस आप पढ़ लेना कि भैया देखो, मैंने बोला 1 लाख शेयर बिकेगा, ठीक है। अब भाई पब्लिक ने कोटेशन किया, पब्लिक ने डिमांड किया 2 लाख शेयर का, तो भाई मेरा प्राइस क्या हो जाएगा? मेरा प्राइस बढ़ जाएगा, मेरा प्राइस बढ़ेगा। तो भैया ये प्राइस एंड डिमांड का खेला है, ठीक है। और भैया कॉस्ट ऑफ द पब्लिक इशू आर मच रिड्यूस्ड, ज़्यादा डिमांड होगा तो कॉस्ट कमेगा, सिंपल सा बात है भाई। इन नॉर्मल पब्लिक इशू का जो प्राइस है उससे कम होता है। बस ये 3 आपको याद होगा। और ये वाला द इशू प्राइस इज मार्केट डिटरमाइंड, मार्केट के डिमांड और सप्लाई के स्कोप से प्राइस डिटरमाइंड होता है, ठीक है। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ग्रीन शू ऑप्शन ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख के रखो, कभी थ्योरी में दे दिया 2-3 नंबर का तो बस जो मैं बोल रहा हूं उतना ही याद रखना। ग्रीन शू ऑप्शन एक ऑप्शन है फॉर स्टेबलाइजेशन द पोस्ट लिस्टिंग प्राइस ऑफ सिक्योरिटी इन पब्लिक इशू बाय एलोकेटिंग एक्सेस शेयर। रुक जाओ, पहले पढ़ लो। एन इशूअर मे प्रोवाइड a green shoe option for stabilization of the post listing price of its securities. Up to 15% of the issue size may be borrowed by the stabilizing agent from the promoter pre-issue shareholder more than 5% of the securities. अब बात समझो, यहाँ पे ना मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो एग्जाम्पल है कि यहाँ पे ग्रीन शू ऑप्शन का, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ यही तो, यहीं पे तो था, ठीक है। जीएसओ बैंक अकाउंट, एक बार अपने इसके और गूगल करना, ठीक है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन बस आप इतना याद रखना कि भाई अगर कोई ऊपर नीचे हो जाए, जैसे मैंने जो पोस्ट लिस्टिंग प्राइस, जैसे मानो मैंने बोला 100 रुपया पर शेयर के हिसाब से जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या हुआ ना, लिस्टिंग प्राइस पे फ्लक्चुएशन ज़्यादा आ गया, मतलब फ्लक्चुएशन ज़्यादा आ गया तो भैया ग्रीन शू ऑप्शन से उस प्राइस को स्टेबलाइज किया जाएगा कि प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस इतना याद रखना कि भैया, अच्छा सेबी क्या बोलता है कि भैया एक गाइडलाइन है जीएसओ के ऊपर कि भैया स्टेबलाइजिंग फॉर द पोस्ट लिस्टिंग प्राइस ऑफ इट शेयर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, कि भैया देखो जैसे मान लो एक होता है ना बेटा, आप पढ़ोगे बाद में, सब मैं अभी इस पर डिटेल में नहीं आता, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, ठीक है, या आप जितना तक लॉस बियर कर सकते हो। जैसे आपने बोला आपने शेयर खरीदा 100 रुपये में, मान लो, मैं अलग से एक चीज़ बता रहा हूँ समझाने के लिए, और आपने इसका एक लॉस मार्क करके रखा कि 80 तक, मतलब आप 80 तक लॉस बियर करने के लिए रेडी हो, लेकिन जैसे आपने मार्क कर दिया ना, जैसे 80 के नीचे गया वो शेयर अपने आप बिक जाएगा, समझ में आया? वो शेयर अपने आप बिक जाएगा। तो भैया वैसे कंसेप्ट में सोचो कि भाई मैं अपना कंपनी का शेयर इशू किया हूं और मैं बोलता हूं इतने प्राइस से नीचे नहीं जाना चाहिए,
ठीक है। तो 15% ऑफ द इशू साइज मैं भाई जो स्टेबलाइज एजेंट्स को देकर स्टेबलाइज करवा सकता हूँ, दैट इज ग्रीन शू ऑप्शन। ग्रीन मीन्स एक होता है रेड, स्टॉक मार्केट में देखा ग्रीन, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको क्या रूल है, क्या मैं फिर से बोल रहा हूं, यू डोंट नीड टू गो फॉर दिस, यू डोंट नीड टू गो फॉर दिस। इनसाइडर ट्रेडिंग आपकी यूनिट 1 में कवर्ड है, प्लीज ये सब पढ़ने का, अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है, प्लीज डोंट गो फॉर दिस। हाँ, क्रेडिट रेटिंग याद रखना, हर कंपनी लोन लेके बिजनेस करता है। अब तुम मान लो तुम किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, लेकिन तुमको ये जानना है कि इसका पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं, मतलब ये कंपनी अगर पैसा लेता है तो टाइम टू टाइम पैसा देता है कि नहीं, मतलब ये जो क्रेडिट लिया है इसका रेटिंग क्या है। अगर मान लो 5 स्टार है, मतलब पैसा लेता है ना तो टाइम पे देता है, तुम्हारे दोस्त की तरह नहीं है कि पैसा लेके भाग जाएगा, 20 रुपया के लिए तुम 10 बार फोन कर दिया उसको। इसीलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, ऑर्गेनाइजेशन का, उस इंस्टीट्यूट का, उस कंपनी का आप क्रेडिट रेटिंग चेक कर सकते हैं। भैया ये रेटिंग देता कौन है, बहुत सारे एजेंसी है, जैसे मैं बता रहा हूँ क्राइसिल, ठीक है, इधर होगा भी, मैं आपको दिखा ही दूं, चलो मैं लिख के अच्छे से मैं दिखा देता हूँ। देखो क्राइसिल, ठीक है, ये अगर ट्रिपल ए रेटिंग है तो अच्छा है, अगर डबल ए रेटिंग है तो चलो उससे अच्छा है। तो अगर किसी, अच्छा मान लो रिलायंस का रेटिंग है ट्रिपल ए, मतलब अगर रिलायंस में पैसा डालोगे, जो तुम्हारा वो क्रेडिट लिया है ना तुमसे रिलायंस, वो तुमको पैसा टाइम पे लौटाएगा। इससे क्या होता है भैया, ये हम लोग का भी तो होता है, सिविल स्कोर बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, सिविल स्कोर। आप अगर लोन ले रहे हो, ईएमआई ले रहे हो, और अगर आप ईएमआई फेल कर गए, आप नहीं दे पाए, आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, तो दूसरा बार जब लोन लेने जाओगे ना, लोन मिलेगा नहीं, और एक लीगल इमेज भी तुम्हारा खराब हो जाता है बैंकों के सामने। तो कंपनी का भी क्रेडिट रेटिंग देख के उसको पैसा उधार दो, अगर उसका रेटिंग अच्छा है तो भाई सही है, ठीक है। तो भाई क्या सर्विस, बस आपको इतना ही जानना था कि भाई क्रेडिट रेटिंग का क्या काम है, ठीक है। तो भैया क्रेडिट रेटिंग का ये काम है, ये ऑब्लिगेशन है, ठीक है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ। नीड क्या है मैंने आपको बता दिया, सो दैट आपका पैसा सेफ रहे। फीचर्स में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस जो मार्क कीवर्ड्स कि कहाँ पैसा डाले, इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन डाले या नहीं डाले, इन्वेस्टमेंट करे या ना करे, उसका रेटिंग देख के पता चलेगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, ये सब पढ़ लेना। ऑब्जेक्टिव में 1, 3, 5, 7 ये पढ़ लेना, और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये एक बार रीड कर लेना कि क्या मेथड्स है, मेथड्स क्या है एक बार रीड कर लेना, जरूरत नहीं। अच्छा मतलब मेथड्स क्या है, कोई भी इंस्टीट्यूट, क्राइसिल मान लो, कैसे रेटिंग देता है किसी भी कंपनी को, तो मेथड्स क्या है, पहले कंपनी बोलेगा कि, अच्छा आप देखते हो ना कार में भी रेटिंग आता है कि ये कार सेफ्टी है तो 5 स्टार है ना, तो भाई वही है, पहले कंपनी रिक्वेस्ट करेगा, फिर वो अपना एक टीम भेजेगा, वो उसको इनिशियली एनालाइज करेगा, फिर रेटिंग कमेटी बैठेगा, एक्चुअल रेटिंग मिलेगा, ईश्वर को बताया जाएगा कि भाई इसका ये रेटिंग है, फिर उस रेटिंग का रिव्यू होगा, फिर मॉनिटरिंग होता रहेगा टाइम टू टाइम। पहले अच्छा था, अगर अभी खराब हो गया तो रेटिंग कमेगा, पहले खराब था लेकिन और अच्छा हो गया तो रेटिंग बढ़ेगा, मॉनिटर होता रहेगा। भैया इतना इजी, अरे भाई मैं वही तो बता रहा हूँ, ये सब बहुत इजी है, प्लीज यू डोंट हैव टू गो। हाँ, जैसे क्राइसिल एक इंस्टीट्यूट है ना जो रेटिंग देता है सबको, वैसे इकरा भी है जो रेटिंग देता है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, और ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। यू डोंट नीड, एक केयर भी इंस्टीट्यूट है जो रेटिंग देता है, प्लीज़ डोंट रीड दिस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बस क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक बार दिखा दूँ कि भाई टीचर सारा पेज में से जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो एग्जाम में आता है, जो जो इंस्टीट्यूट देता है, मैंने सब आपको बताया है, ठीक है। ये सब रेटिंग एजेंसी है, डोंट नीड टू रीड दिस। एंड आज हमारा 2.2 एक क्लास में ख़त्म हो गया, कल मैं 2.3 भी सब मनी मार्केट ये करके आपको ख़त्म कर दूंगा। एकदम दिक्कत लेने वाला चीज़ ही नहीं है, हम लोग फटाफट से मनी मार्केट को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आज का क्लास बस इतना ही, आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, और कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मेरे पास आइए, मैं आपका सारा डाउट सॉल्व कर दूंगा। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, राधे राधे।